चलिए स्टार्ट करते हैं इंड AS 19 एम्प्लॉयज बेनिफिट्स। देखिए सबसे पहले हमें समझना है कि इंड AS 19 के लिए एम्प्लॉय बेनिफिट्स का मतलब क्या है। तो इस यहाँ पर एम्प्लॉय बेनिफिट्स में आएंगे ऑल फॉर्म ऑफ कंसिडरेशंस प्रोवाइडेड बाय एन एंटिटी टू एम्प्लॉयज। ऑल फॉर्म ऑफ कंसिडरेशन मतलब वेजेस, सैलरीज, परक्विसिट्स, सारी ही चीज़ें, और ग्रेचुटी, पेंशन, प्रोविडेंट फंड, मतलब कोई भी कंसिडरेशन अगर एंटिटी एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड कर रही है तो वो एम्प्लॉय बेनिफिट्स का पार्ट है। देयर डिपेंडेंट्स, जरूरी नहीं कि एम्प्लॉयज़ को ही प्रोवाइड किया जाए। सपोज एंटिटी ने जो एम्प्लॉय है उनके बच्चों के नाम पे कुछ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है या बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जा रही है, तो ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट्स। or to other such as trust, insurance company in exchange of services rendered by employee। ये क्या है? देखिए suppose एंटिटी ने अपने एम्प्लॉयज़ का एक मेडिकल इंश्योरेंस ले रखा है, ठीक है, और वहाँ पर एंटिटी जो है सारा का सारा प्रीमियम अमाउंट पे कर रही है। तो यहाँ पर डायरेक्टली एम्प्लॉय को या उनके डिपेंडेंट को कंसिडरेशन मूव नहीं हो रहा, बट कंसिडरेशन जो है वो किसको जा रहा है? इंश्योरेंस कंपनी को। सेम वे हो सकता है प्रोविडेंट फंड के लिए कोई ट्रस्ट बना रखा हो और वहाँ पे कंट्रीब्यूशन जाता हो। तो एम्प्लॉय बेनिफिट की डेफिनेशन बहुत वास्ट है फॉर द पर्पस ऑफ इंड AS 19 एंड इन शॉर्ट यू कैन से कोई भी बेनिफिट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर एंटिटी से मूव हो रहा है एम्प्लॉय को तो वो इंड AS 19 के अकाउंटिंग में आता है। लेकिन शेयर बेस्ड पेमेंट लाइक स्टॉक ऑप्शन जो है यहाँ पर कवर अप नहीं होते, उसके लिए हम सेपरेट इंड AS देखेंगे। उसके बाद एम्प्लॉय कौन है? आपने बात करी कि कोई भी कंसिडरेशन मूव कर रही है एंटिटी से एम्प्लॉयज को, तो एम्प्लॉय में कौन कौन आएगा? तो एप्लीकेबल टू ऑल फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप, चाहे फुल टाइम हो, चाहे पार्ट टाइम हो, चाहे परमानेंट हो, टेम्परेरी हो, कैजुअल एम्प्लॉयज हो। इवन इंक्लूड होल टाइम डायरेक्टर्स एंड मैनेजमेंट पर्सनल। मैनेजमेंट पर्सनल और होल टाइम डायरेक्टर्स भी इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। फॉर्मल एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन इज नॉट नेसेसरी, जरूरी नहीं है कि उनके बीच में कोई एग्रीमेंट हो। देखिए एक मिनिमम कंटेंट है इंड AS का जो आपको अच्छे से पता होना चाहिए और आपके दिमाग में होना चाहिए ताकि आंसर लिखते हुए आपको किसी प्रकार के टेक्स्ट की कमी ना पड़े। अगर इसको आप फर्दर कंसाइज करते हैं तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। अब देखिए इंड AS 19 के अंदर हम 4 तरह के एम्प्लॉय बेनिफिट्स की बात करेंगे। शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स, पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, अदर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स एंड टर्मिनेशन बेनिफिट्स। ये चारों हम डिटेल में यहाँ पर एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम अपनी डिस्कशन स्टार्ट करेंगे शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स के साथ। देखिए जब आप बात करते हैं शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स की तो उसके अंदर क्या आता है? उसमें आते हैं वेजेस, सैलरी, सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन, परक्विसिट्स, ये सारे शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स के पार्ट हैं। सेकंड, प्रॉफिट शेयरिंग एंड बोनस प्लान। प्रॉफिट शेयरिंग एंड बोनस प्लान क्या, नाम से ही पता लगता है कि अगर एंटिटी की कोई ऐसी पॉलिसी है जिसमें वो अपने प्रॉफिट शेयर करती है अपने एम्प्लॉयज के साथ, तो दैट विल आल्सो बी अ पार्ट ऑफ शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट। एंड थर्ड इज शॉर्ट टर्म पेड एब्सेंसेस या शॉर्ट टर्म कंपनसेटेड एब्सेंसेस। आपको पता है हर ऑर्गेनाइजेशन में एंटिटी में कुछ पेड लीव्स अलाउड होती हैं, तो वो पेड लीव्स का जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है वो भी शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट के अंदर ही कवर अप होगा। सेटल्ड विद इन 12 months फ्रॉम द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स में वही चीज आएंगी जो कि 12 months में सेटल हो जाए फ्रॉम द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड। अब देखिए रिपोर्टिंग पीरियड का मतलब क्या, अब यहां से जो है मेन इंड AS शुरू होता है, बड़े ध्यान से देखिएगा। देखिए होता क्या है, कंपनीज के केस में इंटीरियम रिपोर्टिंग भी होती है, उन्हें क्वार्टरली भी रिपोर्ट करना होता है, हाफ ईयरली रिपोर्टिंग्स होती हैं। तो यहाँ पे रिपोर्टिंग पीरियड का मतलब क्या है? तो रिपोर्टिंग पीरियड का मतलब है फाइनेंशियल ईयर, नॉट द इंटीरियम रिपोर्टिंग। अगर क्वार्टरली रिपोर्टिंग हो रही है तो उससे 12 months नहीं देखने, आपने फाइनेंशियल ईयर से ही 12 months देखने हैं। समझ में आई बात? measured on अनडिस्काउंट बेसिस एंड नो रिक्वायरमेंट ऑफ एक्चुरियल वैल्यूएशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी वेजेस, सैलरी, सोशल कंट्रीब्यूशन, प्रॉफिट शेयरिंग, शॉर्ट टर्म पेड लीव, कुछ भी है, इसमें कोई डिस्काउंटिंग की जरूरत नहीं है। जो अमाउंट आपने पे किया उसे एज ए एक्सपेंस इमीडिएटली रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है और कोई इसमें एक्चुरियल वैल्यूएशन नहीं चाहिए होता। एक्चुअली अभी हम जब पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स में जाएंगे तो हम देखेंगे कि वहाँ एक्चुरियल वैल्यूएशन की ज़रूरत होती है। हमें कुछ चीज़ें एस्टिमेट करनी पड़ती हैं कि फ्यूचर में क्या लायबिलिटी अराइज हो सकती है इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयज़, लेकिन ऐसा शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स में कुछ भी नहीं है। इट्स वेरी सिंपल एंड सुपर। रिकॉग्निशन बहुत सिंपल, जैसे आप नॉर्मल एक्सपेंस, भाई आपने सैलरी पे करी तो क्या एंट्री रिकॉर्ड करते हो? सैलरी टू
कैश, और अगर अभी आउटस्टैंडिंग है तो आप क्या रिकॉर्ड करते हो, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, और अगर एडवांस में दे दी तो ईयर एंड में आप रिकॉर्ड क्या करते हो, प्रीपेड सैलरी टू सैलरी। तो सेम चीज़ एकदम है, एज एन एक्सपेंस बुक करोगे या एज ए लायबिलिटी बुक करोगे या एज एन असेट बुक करोगे। लेकिन हाँ, अगर आपने कोई सैलरी या वेजेस पे करी हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बनवाने के लिए, तो ऑब्वियसली एज पर इंड AS 16 जो है उसको कैपिटलाइज किया जाएगा और इंक्लूड इन एनी अदर वैल्यूएशन लाइक इंड AS 2 इन्वेंट्रीज। सपोज आपने पर पीस के हिसाब से जो है आप लेबर को पे करते हो, और पर पीस की जो भी आपकी, जैसे पे आपने 5 रुपीज़ पर यूनिट की पेमेंट लेबर के लिए फिक्स कर रखी है, तो वहाँ पर हो सकता है कि आप 5 रुपीज़ पर यूनिट की जो आप पेमेंट कर रहे हो उस हिसाब से उसे इन्वेंट्री वैल्यूएशन के अंदर इंक्लूड करो, एज एक्सपेंस ना दिखाओ। तो सिंपल सोबर कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप इस इंड AS 19 के हिसाब से एक्सपेंस दिखाओगे अगर आप किसी और इंड AS में उसे यूज नहीं कर रहे हो। अगर आप कैपिटलाइज करो इन्वेंट्री वैल्यूएशन में ले रहे हो, दैट्स अ सेपरेट इशू, अदरवाइज अंडर दिस इंड AS इट विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस। समझ में आई बात? श्योर। अब हम आते हैं, सबसे पहले ये तो क्लियर हो गया वेजेस, सैलरी, सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन। नाउ कमिंग टू द प्रॉफिट शेयरिंग एंड बोनस प्लान्स। तो देखिए, रिजल्ट फ्रॉम एम्प्लॉय सर्विस एंड नॉट फ्रॉम अ ट्रांजेक्शन विद एंटिटीज ओनर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या है ये? देखिए, प्रॉफिट शेयरिंग का मतलब ये नहीं है कि आप जो एंटिटी का ओनर है, जो ऑर्गेनाइजेशन का ओनर है, उसके साथ पार्टनर बन गए, ऐसा कुछ नहीं है। आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं, आपने सर्विस दी, आपकी सर्विस की वजह से ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट हुआ, ग्रुप ऑफ एम्प्लॉइज की सर्विसेज की वजह से ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट हुआ, तो ऑर्गेनाइजेशन डिसाइडेड कि प्रॉफिट का एक हिस्सा जो है वो एम्प्लॉइज के साथ शेयर किया जाएगा। तो प्रॉफिट का हिस्सा शेयर किया जा रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रांजैक्शन ओनर के साथ हो गई। इट इज द रिजल्ट ऑफ एम्प्लॉय सर्विस, देयरफॉर इसको एक्सपेंस ही माना जाता है, इसको एप्रोप्रिएशन नहीं माना जाता। अब इसे रिकॉग्नाइज कब किया जाता है? व्हेन एंटिटी हैज प्रेजेंट लीगल और कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। अब ये लीगल और कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन क्या है, ध्यान से समझिए। सपोज हो सकता है जैसे बोनस एक्ट के हिसाब से लीगली आपको कुछ बोनस पे करना पड़े अपने एम्प्लॉइज को, तो दैट इज समथिंग लीगल। बट कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन क्या है कि अगर हमारी पास्ट में ऐसी प्रैक्टिस रही है कि हम अपने एम्प्लॉइज के साथ प्रॉफिट शेयर करते हैं, उनको बोनस देते हैं, तो दैट विल बी कॉल्ड एज द कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। देखिए, कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन मीन रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग और बोनस। इट्स नॉट बेसिकली कि कुछ लीगल है, बट हाँ हमारी पास्ट में प्रैक्टिस रही है तो वी आर डूइंग दैट। टू मेक सच पेमेंट एंड रिलायबल एस्टिमेट कैन बी मेड बाय द एंटिटी। अगर रिलायबल एस्टिमेट नहीं हो सकते तो ऑब्वियसली आप उसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। जो चीज़ रेड मार्क्ड है इसको बाय हार्ट आपको मतलब दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि ये आपके जब आंसर्स आपको लिखने होंगे तो उसमें बहुत काम आएगी। तो प्रॉफिट शेयरिंग एंड बोनस प्लान जो है उसे कब रिकॉग्नाइज किया जाएगा? व्हेन द एंटिटी हैज प्रेजेंट लीगल और कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन टू मेक सच पेमेंट एंड रिलायबल एस्टिमेट्स कैन बी मेड। याद रखिए, हमेशा वर्ड एंटिटी यूज करना है इंड AS के अंदर। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइजेज when there is no alternative settlement। देखिए वर्ड क्या लिखा है, प्रेजेंट लीगल और कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। देखिए कभी भी इंड AS के अंदर वर्ड आता है प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, तो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का मतलब क्या हो जाता है? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का मतलब हो जाता है कि वो एक लायबिलिटी है, और किसी भी चीज को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में तभी लायबिलिटी की तरह आप रिकॉग्नाइज करते हो जब कोई आपके पास ऑल्टरनेटिव सेटलमेंट अवेलेबल ही नहीं है, मतलब वो आपको हुक और क्रुक पे करना ही पड़ेगा। तो इसीलिए हमेशा प्रेजेंट ऑब्लिगेशन के साथ वर्ड ये यूज किया जाता है कि व्हेन देयर इज नो ऑल्टरनेटिव सेटलमेंट, बिकॉज प्रेजेंट ऑब्लिगेशन इटसेल्फ रिप्रेजेंट्स अ लायबिलिटी एंड लायबिलिटी इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन देयर इज नो ऑल्टरनेटिव सेटलमेंट। समझ में आई बात? श्योर। उसके बाद रिलायबल एस्टिमेट्स में बी प्रोवाइडेड बाय। अब ये रिलायबल एस्टिमेट्स की जो आप बात कर रहे थे कहाँ से मिल सकते हैं? सबसे पहले फॉर्मल टर्म्स ऑफ प्लान हो सकते हैं, प्रोवाइडिंग फॉर्मूला कि किस तरीके से कंप्यूट होगा, या पास्ट प्रैक्टिस गिविंग क्लियर एविडेंस ऑफ एंटिटीज कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, या एंटिटी डिटरमाइंस द अमाउंट बिफोर अप्रूवल ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या एंटिटी ने खुद फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अप्रूवल से पहले ही कोई अमाउंट डिसाइड कर लिया। तो तीन चीजों से हो सकती हैं जहां से ये रिलायबल एस्टिमेट्स मिल सकते हैं। There is a formal plan, there is a past practice, और there is entity determines the amount before approval of financial statement। देखिए ये चीज़ें ऑडिटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
इस केस स्टडी आंसर्स करने में बहुत काम आती हैं, इसलिए एक एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। दिस इज़ द मिनिमम टेक्स्ट जो आपको ग्रास्प करना ही करना है। इससे नीचे अगर आप जाते हैं तो फिर आप अपने लिए नुकसान कर लेंगे। इफ प्रॉफिट शेयरिंग एंड बोनस इज नॉट सेटल्ड विद इन 12 मंथ्स, अगर आपने उसे 12 मंथ्स में सेटल नहीं किया फ्रॉम द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड, तो फिर हम उसे अदर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट की तरह ट्रीट करेंगे। आपको बताया था 4 तरह के एम्प्लॉय बेनिफिट हैं। तो अगर यहाँ पर जो प्रॉफिट शेयरिंग एंड बोनस है उसको आपने विद इन 12 मंथ सेटल नहीं किया तो आप उसे अदर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट की कैटेगरी में ले जाएंगे, और उसका ट्रीटमेंट क्या होगा वो हम लेटर ऑन देखेंगे। देखिए यहाँ पर एक सिंपल सी चीज़ है, कोई भी शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट आपको एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करना है। शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट 3 कैटेगरी में डिवाइड किया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। वेजेस, सैलरीज ये सब पता ही है आपको। प्रॉफिट शेयरिंग बोनस प्लान ये कब करना है? व्हेन देयर इज अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन and that could be due to legal or constructive obligation and the reliable estimates can be made। ये बात आपको इसके अंदर बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। अब इस पे एक छोटी सी इलस्ट्रेशन करते हैं। एंटिटी डिस्ट्रीब्यूट्स 0.5% ऑफ नेट प्रॉफिट टू वर्कर हु सर्व थ्रू आउट द ईयर। ओके, एंटिटी के 100 वर्कर्स एट द एंड ऑफ द ईयर। ड्यूरिंग द ईयर 20 वर्कर्स ज्वाइन द एंटिटी आउट ऑफ विच 4 लेफ्ट ड्यूरिंग द ईयर। 20 वर्कर्स ने ज्वाइन किया जिसमें से 4 छोड़ के चले गए। टोटल एम्प्लॉयज लेफ्ट ड्यूरिंग द ईयर 20। नेट प्रॉफिट ऑफ द एंटिटी बिफोर चार्जिंग द बोनस इज दिस। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग विद एम्प्लॉयज। अब ध्यान से देखिए, टोटल जो है नेट में कंपनी के 100 एम्प्लॉयज हैं, ठीक है। 20 वर्कर्स ने ज्वाइन किया जिसमें से 4 छोड़ के चले गए, तो अभी भी 16 जो है उसमें से स्टिल होंगे। भाई 16 एम्प्लॉयज तो स्टिल होंगे। तो ये 100 में से 16 जो हैं, कैन आई से कि दीज आर द न्यू एम्प्लॉयज, और ये जो न्यू एम्प्लॉयज हैं इनको बोनस देने की जरूरत नहीं है क्योंकि दे हैव ज्वाइन ड्यूरिंग द ईयर एंड वी हैव टू पे द बोनस टू हुम हु सर्व थ्रू आउट द ईयर। जिन्होंने पूरे साल सर्व किया है सिर्फ हमें उनको ही बोनस देना है। जिन्होंने ड्यूरिंग द ईयर ज्वाइन किया है हमें उनको बोनस देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो कैन आई से आउट ऑफ द 100 only 84 employees are there who serve throughout the year to whom we are required to pay the bonus? Yes or no? Sure. Now see, they are saying that total employees left during the year is 20. So it is completely immaterial for us because entity has 100 workers at the end of the year. If the question is saying that 100 workers are at the end of the year, so by default it has excluded these 20. भाई at the end of the year employees अगर given हैं तो जो छोड़ के चले गए वो obviously उसके अंदर उसने consider कर लिए होंगे, तो हमें उसकी लाइन को जो है completely ignore करना है। क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट हमारे पास नहीं है। तो देखिए 84 employees, there is a profit of rupees 50 lakhs. Make a small correction here, write down per employee, otherwise you will get confused. 50 lakhs 0.05%, this is the bonus amount, and for 84 employees it is, so 2,10,000 in total will be paid. Got it? Sure. So बड़ी सिंपल सी इलस्ट्रेशन थी प्रॉफिट शेयरिंग एंड बोनस प्लान पे। देयर आफ्टर इसके बाद शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट में थर्ड चीज आती है आपकी शॉर्ट टर्म पेड एब्सेंसेस, और यू कैन से शॉर्ट टर्म कंपनसेटेड एब्सेंसेस। चलिए बात करते हैं शॉर्ट टर्म कंपनसेटेड एब्सेंसेस या शॉर्ट टर्म पेड एब्सेंसेस। इसकी सिंपल वर्ड्स के अंदर पेड लीव्स। देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ पेड लीव्स आपको बहुत अच्छे से पता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ पेड लीव्स अलाउड होती हैं। अब वो पेड लीव्स 2 तरह की हो सकती हैं, एक्युमुलेटिंग नेचर की या नॉन एक्युमुलेटिंग नेचर की। एक्युमुलेटिंग नेचर में क्या होता है कि आप उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं इन सब्सिक्वेंट रिपोर्टिंग पीरियड, बट नॉन एक्युमुलेटिंग में आप उसे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। सपोज ABC लिमिटेड है और वहाँ पर एम्प्लॉयज़ को 15 डेज की लीव अलाउड है और एक रिपोर्टिंग पीरियड के अंदर, और ये 15 डेज की लीव उन्हें उसी साल यूज़ करनी होती है, अदरवाइज ये लैप्स हो जाती हैं, तो ये नॉन एक्युमुलेटिंग है। बट ये 15 डेज की लीव अगर उन्होंने यूज़ नहीं करी तो वो उसे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, मतलब उस केस में उन्हें नेक्स्ट रिपोर्टिंग पीरियड की 15 डेज प्लस ये जो 15 डेज यूज़ नहीं किए टोटल 30 डेज की लीव मिल जाती है लेने के लिए, तो दैट विल बी कॉल्ड एज एक्युमुलेटिंग लीव्स। अब जो नॉन एक्युमुलेटिंग लीव्स होती हैं उसके लिए कैश पेमेंट किसी भी तरीके की नहीं होती। इन द सेंस अगर एम्प्लॉयज़ ने 15 डेज की लीव अलाउड है और नॉन एक्युमुलेटिंग नेचर की है, उस साल यूज़ नहीं किया, कोई इसकी कैश पेमेंट नहीं मिलती, कोई इसकी अकाउंटिंग की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन एक्युमुलेटिंग लीव्स 2 तरह की होती हैं, वेस्टिंग नेचर की या नॉन वेस्टिंग नेचर की। वेस्टिंग नेचर की क्या होता है कि अगर एम्प्लॉय ने
यूज नहीं किया पेड लीव्स को, तो ही इज एंटाइटल फॉर कैश पेमेंट एज पर एंटिटीज पॉलिसी। बट नॉन वेस्टिंग के अंदर कि ठीक है आपकी एक्युमुलेट तो हो रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने अगर यूज नहीं किया तो आपको उसकी कैश पेमेंट मिल जाएगी, मतलब नॉट एंटाइटल फॉर कैश पेमेंट। तो ब्रॉड व्यू आपको पता होना चाहिए कि दो तरह की शॉर्ट टर्म पेड एब्सेंस, एक्युमुलेटिंग, नॉन एक्युमुलेटिंग। एक्युमुलेटिंग में कि वेस्टिंग है या नॉन वेस्टिंग है। वेस्टिंग का मतलब अगर आपने यूज़ नहीं किया कैश पेमेंट मिल जाएगी, नॉन वेस्टिंग में कोई कैश पेमेंट नहीं मिलेगी, यूज़ नहीं किया तो लैप्स हो जाएंगी। और नॉन एक्युमुलेटिंग के अंदर आप उसे कैरी फॉरवर्ड ही नहीं कर सकते, वो सेम ईयर में लैप्स हो जाती हैं। अब इसकी अकाउंटिंग किस तरीके से होती है, देखिए अगर वेस्टिंग नेचर की है एक्युमुलेटिंग लीव्स तो आप लायबिलिटी फॉर फुल अमाउंट रिकॉग्नाइज करते हैं। बट अगर नॉन वेस्टिंग नेचर की है तो आप एक्सपेक्टेड लायबिलिटी जो है रिकॉग्नाइज करते हैं। अब ये है क्या, इसको हम एक इलस्ट्रेशन से बहुत अच्छे से समझते हैं। और नॉन एक्युमुलेटिंग लीव्स है तो कोई लायबिलिटी रिकॉग्नाइज नहीं होती। अब इसको समझाने के लिए एक बहुत ही अच्छी इलस्ट्रेशन आपके सामने है, ध्यान से देखिए। एक एंटिटी है विद 5 days वर्किंग वीक विद 50 एम्प्लॉइज। एक एंटिटी में 5 days का वर्किंग है, 50 एम्प्लॉइज हैं। ईच एम्प्लॉय हैज़ एवरेज एनुअल सैलरी ऑफ 1 लाख। हर एम्प्लॉय की साल की सैलरी 1 लाख रुपए एंड अलाउड 20 days ऑफ एनुअल लीव, और 20 दिन की साल की छुट्टियां अलाउड हैं। फॉर द ईयर एंडिंग 31 March 2020 फॉलोइंग डिटेल्स आर अवेलेबल। कुछ डिटेल्स जो आपको अवेलेबल है। एम्प्लॉइज यूज्ड एवरेज ऑफ 12 days लीव। एम्प्लॉइज जो हैं 12 दिन की एवरेज लीव यूज करते हैं। 4 days फ्रॉम 1819 एंटाइटलमेंट एंड 8 days फ्रॉम 1920 एंटाइटलमेंट। मतलब 12 दिन की लीव उन्होंने यूज करी, जिसमें से 4 दिन तो 18-19 के थे, ओके, और 8 दिन थे 19-20 के। अभी हम किस ईयर की बात कर रहे हैं, हमारा रिपोर्टिंग पीरियड है 1920। 1920 में 20 लीव्स अलाउड हैं, ठीक है। उन्होंने यूज तो करी हैं 12 एम्प्लॉय ने ऑन एन एवरेज, लेकिन 4 जो हैं उसमें से 18-19 की हैं और 8 जो हैं वो 1920 की हैं। अब अगर 1920 की 8 लीव्स जो हैं यूज हुई हैं, जबकि अलाउड कितनी थी 20, तो अभी भी कैन आई से कि 1920 की 12 लीव्स इन हैंड है। और दूसरी चीज़ आपको यहाँ समझ में आती है, क्योंकि 4 days 18-19 के अगर यूज़ किए गए हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि क्यूमुलेटिव नेचर की है, मतलब एक्युमुलेटिंग नेचर की है, उसे एक्युमुलेट किया जा सकता था, तभी आपने पिछले साल की लीव्स इस साल इस्तेमाल कर ली। क्या लिखा हुआ देखिए, एज्यूम एम्प्लॉइज आर एक्सपेक्टेड टू यूज 5 days लीव्स इन 2021 आउट ऑफ 2019-20 लीव। अब देखिए 19-20 में 20 छुट्टियां अलाउड है भाई, 19-20 में 20 छुट्टियां अलाउड थी। In the same year they have taken 12 leaves, out of which 4 are of 18-19, means from 1920 they have used only 8 leaves, means in hand still they have 12 leaves, and now it is expected that in 2021 they will use only 5 days leaves. Okay, compute leave pay provision if annual leaves can be carry forward। ये लाइन ना भी लिखता can be carry forward तो हमें समझ में आ रही है, क्योंकि उसने बोला कि 4 days 18-19 से, यहीं से समझ में आ गया। एनुअल लीव्स कैन बी फॉरवर्डेड एंड कन्वर्टेड इनटू कैश, मतलब उस वेस्टिंग नेचर की उसे आप कैश में भी कन्वर्ट कर सकते हैं एट द एंड ऑफ नेक्स्ट ईयर इफ नॉट यूज। अगर उसे आप यूज नहीं करते हैं तो अगले साल एंड में आप उसे कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, वेस्टिंग इन नेचर है। तो भाई हमें सीधा से एक बात पता है कि अगर वेस्टिंग इन नेचर है तो फुल अमाउंट की लायबिलिटी आपको रिकॉग्नाइज करनी है। भाई सीधी सी बात इतनी है। आपका रिपोर्टिंग पीरियड है 31 मार्च 2020 को। आपने देखा कि 31 मार्च 2020 20 हॉलीडेज जो है वो अलाउड थी, इसमें से एम्प्लॉइज ने सिर्फ 8 यूज करी हैं, 12 इन हैंड पड़ी हुई है। तो आप इन 12 लीव्स के रिस्पेक्ट में जो है फुल लायबिलिटी रिकॉग्नाइज कर लोगे। ये एक्सपेक्टेड है कि 5 days की लीव वो 2021 के अंदर यूज करेंगे, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इंड एस मेक्स इट वेरी क्लियर दैट यू हैव टू रिकॉग्नाइज लायबिलिटी फॉर फुल अमाउंट। फुल अमाउंट की आप लायबिलिटी रिकॉग्नाइज करेंगे, कोई एक्सपेक्टेशन इसमें अपनी देखने की जरूरत नहीं है। तो अब देखिए बड़ा सिंपल है, सिंस लीव्स आर वेस्टिंग इन नेचर देयरफॉर लायबिलिटी फॉर फुल अमाउंट इज रिक्वायर्ड टू बी रिकॉग्नाइज्ड। अब कैसे, 1 लाख रुपए तनख्वाह है, 1 लाख रुपए तनख्वाह है, साल में 365 दिन होते हैं, ठीक है। अब क्योंकि इनका 5 days वर्किंग है, भाई लिखा हुआ था ना 5 days वर्किंग है, और साल में आपको पता है 52 वीक्स होते हैं,
तो 2 छुट्टियां अलाउड है, मतलब 104 हॉलीडे तो सीधे सीधे यही निकल गए 365 में से मोटे मोटे। इसके बाद देखा जाए तो 20 डेज की एनुअल लीव भी अलाउड है, यस और नो। तो इनको जो सैलरी मिल रही है कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो 365 माइनस 104 माइनस 20 मतलब 241 डेज की जो है मिल रही है। तो पर डे अर्निंग अगर हम निकालें तो 1 लाख डिवाइडेड बाय वही 241, ये आ जाता है 4414.93। ये पर डे अर्निंग है एक एम्प्लॉय की। तो आप देखिए पर डे अर्निंग वन एम्प्लॉय की 41493 है, और आपको क्या करना है 12 डेज पर एम्प्लॉय के हिसाब से प्रोविजन बनाना पड़ेगा। तो 20 डेज माइनस 8 डेज इंटू 50 एम्प्लॉयज़, और पर डे एम्प्लॉय जो है वो 414.93 इतनी उसकी अर्निंग है अगर वो कैश करवाता है। तो आपको टोटल प्रोविजन बनवाना पड़ेगा इस साल 2,48,958 रुपीज़ का जो है आपको टोटल प्रोविजन बनाना पड़ेगा। देखिए इस 5 डेज का यहाँ कोई रोल नहीं है, क्योंकि इंड एस मेक्स इट वेरी क्लियर यू हैव टू मेक द लायबिलिटी फॉर फुल अमाउंट। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, क्या एक्सपेक्टेड है इन फ्यूचर इससे कोई मतलब नहीं है, स्पेसिफिकली इन्वेस्टिंग। नेक्स्ट देखिए, एनुअल लीव्स कैन बी कैरी फॉरवर्ड till next financial year but cannot be converted into cash if not used। कैरी फॉरवर्ड तो कर सकते हैं बट आप उसे कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते अगर यूज नहीं किया। अब यहाँ पे इंड एस बोलता है कि एक्सपेक्टेड लायबिलिटी रिकॉग्नाइज करती है। अब लायबिलिटी क्या है यहाँ पे सबसे पहले आप समझिए, बिकॉज देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ कैश, नो कैश पेमेंट इज रिक्वायर्ड टू बी मेड इन दिस केस। ठीक है, यहाँ तो समझ में आता है कि वी हैव टू मेक द कैश पेमेंट, बट यहाँ पे तो हमें किसी भी तरह की कोई कैश पेमेंट ही नहीं करनी। सो व्हाट इज द लायबिलिटी दैट वी हैव टू रिकॉग्नाइज इन दिस केस। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो क्या लायबिलिटी रिकॉग्नाइज करनी है? देखिए, अगर अगले साल आपके एम्प्लॉयज छुट्टी पे जाते हैं और उस छुट्टी की भी आपको पेमेंट करनी पड़ती है तो वो आपके लिए एक तरह से लायबिलिटी है। देखिए आपकी सिंप्लीफिकेशन के लिख भी दिया, इफ एम्प्लॉयज टेक पेड लीव्स इन नेक्स्ट ईयर आउट ऑफ करंट ईयर अनयूटिलाइज्ड लीव इट रिप्रेजेंट लायबिलिटी एज दे विल गेट द पेमेंट फॉर नो वर्क। अब यहाँ पर इंड एस मेक्स इट वेरी क्लियर, एक्सपेक्टेड लायबिलिटी बनानी है, मतलब कि भैया 20 में से 8 तो उन्होंने ले ली थी, 12 छुट्टियां इन हैंड आपके पास है, पर आपको 12 के रिस्पेक्ट में लायबिलिटी बुक नहीं करनी। दे आर एक्सपेक्टेड टू यूज ओनली 5 डेज लीव, कि 5 डेज लीव ही वो अगले साल इसमें से लेंगे। तो सिर्फ इन 5 डेज के रिस्पेक्ट में जो है हम अपनी लायबिलिटी बुक करेंगे, क्योंकि दे आर एक्सपेक्टेड टू टेक यूटिलाइज ओनली 5 डेज लीव इन द नेक्स्ट रिपोर्टिंग पीरियड आउट ऑफ दिस 12। तो आपको फुल अमाउंट रिकॉग्नाइज नहीं करना। तो अगेन 41493 तो रहेगा ही, 50 एम्प्लॉइज तो हैं, सिर्फ 5 डेज के रिस्पेक्ट में करेंगे। इट विल नॉट बी 12 डेज। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप एग्जाम में से 12 डेज कराएंगे, आपका आंसर वहीं गलत हो जाएगा। सो दिस विल बी 103733। So provision is required because even if they will not come to work, it will cost 414.93 per day per employee to entity। इसलिए 5 days जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसका प्रोविजन हम बना के चलेंगे। दिस केस भी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आप देखिए सब कुछ वही। उसके बाद नेक्स्ट है नो कैरी फॉरवर्ड इज अलाउड फॉर अनयूज लीव। सो सिंस नो कैरी फॉरवर्ड इज अलाउड देयरफॉर नो प्रोविजन इज रिक्वायर्ड टू बी मेड। और प्रोविजन बनाने की एंट्री आपको पता ही है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर, आप यहाँ पे लीव एनकैशमेंट बना लेंगे। तो इस तरीके से जो है आप अपना इसका पूरा का पूरा अकाउंटिंग करेंगे। चलिए कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। सुंदरम प्राइवेट लिमिटेड हैज़ अ हेड काउंट ऑफ 100 एम्प्लॉयज। As per the employee policy, the employees are to entitled to 30 casual leaves, out of which 10 casual leaves may be carried forward to next year, and 10 sick leaves, out of which 2 sick leaves may be carried forward as paid leave। मतलब कहीं ना कहीं वेस्टिंग नेचर की ये है, और कैरी फॉरवर्ड 10 कर सकते हैं, यहाँ पे 2 कर सकते हैं। तो वेस्टिंग नेचर में लायबिलिटी फॉर फुल अमाउंट आता है। At March 31, the average unused entitlement 5 days per employee for casual leaves। जो unused था कितना था? 5 days था per employee for casual, and 1 day per employee for sick leave, और 1 day था per employee for sick leave। ओके, तो देखिए 5 days हैं जबकि 10 हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, तो इट इज समथिंग अलाउड। सेम वे 2 अलाउड है और यहाँ पे अनयूज्ड 1 ही बचा है, तो इट इज समथिंग आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। On an average, it is found that number of
such employees who would be claiming casual leaves would be 30 and 10 employees who would claim sick leaves. उनका क्या मानना है कि लगभग 30 एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जो कैजुअल लीव्स क्लेम करेंगे एंड 10 एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जो सिक लीव क्लेम करेंगे. कंप्यूट द लायबिलिटी टू बी रिकॉग्नाइज्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ सिक लीव. क्लेम करने का मतलब है कि उसे कैश करवाएंगे. ठीक है, तो कितनी लायबिलिटी हमें रिकॉग्नाइज करनी है? तो फुल अमाउंट की लायबिलिटी हमें रिकॉग्नाइज करनी है. तो 30 एम्प्लॉयज़ ये कैजुअल वाले, कैजुअल में कितनी है 5, तो 30 इंटू 5 150 डेज की, और 10 एम्प्लॉयज़ और ये 1 डे की करेंगे तो 10 इंटू 1, तो इतने की लायबिलिटी जो है हम अपनी बुक्स में रिकॉग्नाइज करेंगे. क्योंकि अमाउंट गिवन नहीं है तो हम स्टेटमेंट फॉर्म में ही आंसर दे सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन प्रॉफिट शेयरिंग का. लक्ष्मी मिल्स इज अ प्रॉफिट मेकिंग एंटिटी एंड हैज रिपोर्टेड 200 करोड़ in the financial year. According to its profit sharing plan, it distributes 5% as its portion of profit to its employee if they complete 1 year with the organization. Under the plan, the entity is under an obligation to pay if the employee complete a specified period with the organization. Lakshmi Mills has estimated that due to staff turnover in the organization, the estimated payout would be around 4.5%. Estimated payout 4.5% ही रहेगा. तो देखिए, हमने प्रॉफिट शेयरिंग प्लान में पढ़ा था कि हमें प्रोविजन बनाना होता है कितना, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन. प्रेजेंट ऑब्लिगेशन इन द सेंस कि जो आपको लगता है कि इतने की लायबिलिटी अराइज होगी, तो यहाँ पर हम प्रोविजन 4.5% के हिसाब से बनाएंगे, ना कि 5%. सो कंप्यूट द लायबिलिटी एंड एक्सपेंस ऑफ द कंपनी अंडर दिस प्लान. तो 4.5 करोड़ 4.5% ऑफ 200 करोड़ दैट इज ₹9 करोड़ जो है वो एज ए लायबिलिटी एंड एक्सपेंस हम बुक करेंगे. तो बहुत ही सिंपल इलस्ट्रेशन, बस आपको प्रोविजंस पता होने चाहिए. मेन पॉइंट इज दिस. इसके बाद कुछ स्पेशल पॉइंट्स शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट के, कि इन केस ऑफ इंटीरियम रिपोर्टिंग शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट इन द इंटीरियम पीरियड शुड बी कंसिडर्ड एज 12 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर. जो आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि इंटीरियम रिपोर्टिंग के केस में आपको, जैसे अगर आप क्वार्टरली रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो क्वार्टरली रिपोर्टिंग में सपोज 30 जून तक की रिपोर्टिंग है, तो 30 जून से आपको 12 महीने नहीं देखने हैं, आपको जो है एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर से ही 12 मंथ्स देखने. इन केस ऑफ मेडिकल केयर लीव ट्रेवल एटसेट्रा इज अलाउड टू बी कैरी फॉरवर्ड प्रोविजन, उसका भी हम रिकॉग्नाइज करेंगे. Reclassification of short-term employee benefit is not required if changes in timing of settlement are temporary in nature. जैसे कोविड-19 की वजह से काफ़ी ऐसा हुआ होगा कि शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट जो है उसका कहीं ना कहीं कुछ 12 महीने का टेन्योर 13, 14, 15 महीने तक डिफर हो रहा होगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट वही होता है विच आर पेबल विद इन अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स. बट हो सकता है ये डिफर हुआ हो क्योंकि कोविड-19 कोरोना वायरस की प्रॉब्लम ही इतनी बड़ी है, बट इट इज टेम्परेरी इन नेचर. सो यहाँ पर हम उसको रिक्लासीफाई नहीं करेंगे. क्यों? क्योंकि टेम्परेरी नेचर का है. एज पर इंड AS 19 देयर इज नो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट फॉर शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स. हाँ, स्पेसिफिक डिस्क्लोजर्स अगर इंड AS 24 दैट इज रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स या इंड AS 1 प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से जो चाहिए वो आपको करने पड़ेंगे. जैसे इंड AS 24 में आपको डिस्क्लोजर करना पड़ता है अबाउट एम्प्लॉयज बेनिफिट फॉर की मैनेजमेंट पर्सनल, तो वो आपने करना ही है. इसमें आपको प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अमाउंट बताना पड़ता है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस का टोटल, तो वो एक दूसरे इंड AS के हिसाब से जो डिस्क्लोजर्स रिक्वायर्ड है वो करने हैं. लेकिन इंड AS 19 स्पेसिफिकली शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट के लिए कोई डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट नहीं देता. तो ये था आपका फर्स्ट पार्ट जो आपने यहाँ पर कवर अप किया शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट का. चलिए बात करते हैं पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स की. देखिए, नाम से ही पता लगता है ऐसे बेनिफिट्स जो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं प्रोवाइड किए जाएंगे, रादर देन जब ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय का एम्प्लॉयमेंट ओवर हो जाएगा उसके बाद उसे प्रोवाइड किए जाएंगे. लाइक रिटायरमेंट बेनिफिट्स जैसे ग्रेच्युटी हो गया, पेंशन हो गया, या इसके अलावा दूसरे बेनिफिट्स हो सकते हैं. पोस्ट एम्प्लॉयमेंट लाइफ इंश्योरेंस फैसिलिटी दी जाती है, मेडिकल केयर फैसिलिटी दी जाती है, तो दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट. अब पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स प्रोवाइड करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन जनरली ईदर ऑफ द 3 प्लान लेती है, या तो मल्टी एम्प्लॉयर प्लान, या स्टेट प्लान, या इंश्योर्ड बेनिफिट प्लान. ये होते क्या है? सबसे पहले इंश्योर्ड बेनिफिट प्लान के अंदर क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन एक पॉलिसी ले लेती है, इंश्योरेंस पॉलिसी. बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज आजकल ये फैसिलिटी देती हैं कि आप अपने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ उनको बता दो कि आपके यहाँ कितने एम्प्लॉयज़ हैं,
उनका क्या सैलरी है और उनको क्या क्या बेनिफिट आपने इन फ्यूचर प्रोवाइड करने, तो उस हिसाब से वो आपको एक इंश्योरेंस पॉलिसी बनाकर दे देते हैं कि ये इंश्योरेंस पॉलिसी है, आप बस उसका प्रीमियम पे करते रहो, मतलब एंटिटी को सिर्फ उसका प्रीमियम पे करना होता है, रेस्ट जो है वो सारी की सारी जिम्मेदारी इंश्योरेंस कंपनी की होती है कि ऑन ड्यू डेट आपके एम्प्लॉयज़ को सारे पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स मिलते रहे। स्टेट प्लान के अंदर क्या होता है कि विच इज़ गवर्न बाय सम लॉ, जैसे आपका एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड एक्ट है जिसके अंदर एम्प्लॉयर अमाउंट कंट्रीब्यूट करते हैं, एम्प्लॉयज़ का कंट्रीब्यूशन होता है एंड वो विद इंटरेस्ट एम्प्लॉय को फिर बाद में मिलता है। फिर आता है मल्टी एम्प्लॉयर प्लान। ये क्या होता है कि सपोज इसमें क्या होता है, देयर आर वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस से ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड, डी लिमिटेड, ई लिमिटेड, वो क्या करते हैं, वो अपने जो भी अमाउंट बनता है उसको कंट्रीब्यूट करते हैं इन अ ट्रस्ट, एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन जो जनरली ट्रस्ट फॉर्म में होती है उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। ये ट्रस्ट क्या करता है, ये जो अमाउंट वेरियस एंटिटीज से आ रहा है जो कि डिपेंड करेगा कि किस एंटिटी के अंदर कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं और क्या उनकी सैलरी है, क्या उन्हें पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स देने हैं, तो वो सारा फंड एक ट्रस्ट में आता है। ट्रस्ट उसको इन्वेस्ट करता है फिक्स डिपॉजिट्स में, गवर्नमेंट बॉन्ड्स के अंदर, मतलब सेफ इन्वेस्टमेंट्स करता है, और उस पे जो रिटर्न्स आते हैं उन रिटर्न से प्लस जो पैसा पड़ा हुआ है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनको पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है अकॉर्डिंग टू द कंट्रीब्यूशन मेड बाय द रेस्पेक्टिव ऑर्गेनाइजेशंस। तो डिफरेंट प्लान्स के थ्रू पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट को जो है कवर अप किया जाता है। इसके बारे में डिटेल स्टडी हम आगे करेंगे। अभी हम बात करेंगे कि इसकी अकाउंटिंग जो होती है पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट की वो कैसे होती है। तो वो दो तरीके से हो सकती है, एक डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन प्लान, एक डिफाइंड बेनिफिट प्लान। डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन प्लान क्या होता है, बेनिफिट प्लान क्या होता है, देखिए कॉन्ट्रीब्यूशन प्लान के अंदर जो एंटिटी होती है उसकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है टू द अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन, मतलब उसने सिर्फ कंट्रीब्यूशन कर दिया, इसके बाद उसका सरदर्दी खत्म, उसका काम था ईयरली जो भी कंट्रीब्यूशन करना होता है पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट के लिए उसने अपना कंट्रीब्यूशन कर दिया, इसके बाद उसकी लायबिलिटी नहीं है। जैसे प्रोविडेंट फंड के अंदर क्या होता है, एम्प्लॉयर को कंट्रीब्यूशन करना होता है से 10% ऑफ बेसिक पे एंड डीए, तो उस केस के अंदर अगर एंटिटी का टोटल ऑफ बेसिक पे एंड डीए बन रहा है 20 करोड़ तो एम्प्लॉयर विल कंट्रीब्यूट 10% ऑफ 20 करोड़, दैट इज 2 करोड़, और उसके बाद उसका सरदर्दी खत्म है, कोई उसका रिस्क नहीं है। किस तरह का रिस्क हो सकता है भाई, ये रिस्क हो सकता है कि सपोज 2 करोड़ कंट्रीब्यूट तो कर दी बट एट द एंड ऑफ द जॉब पीरियड जितना एम्प्लॉयज को मिलना चाहिए था उतना अमाउंट नहीं मिल पाया क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा रहा है बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स इन द इकोनॉमी। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं एक्चुरियल रिस्क। तो एक्चुरियल रिस्क क्या होता है, दैट इज एम्प्लॉयज बेनिफिट्स विल बी लेस देन एक्सपेक्टेड। तो इन सब चीज़ों का रिस्क जो है वो एंटिटी का नहीं होता, उसका काम था फिक्स कंट्रीब्यूशन करना, उसने कर दिया। ये रिस्क जो है एम्प्लॉयज के पार्ट पर ही रहता है, मतलब अगर बेनिफिट कम मिले, लेस देन एक्सपेक्टेड मिले तो वो एम्प्लॉयज को ही बियर करना पड़ेगा, दे कैन नॉट डिमांड इट फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन इटसेल्फ। इसके अलावा सपोज ये 2 करोड़ पे इन्होंने इन्वेस्ट की और 2 करोड़ पे इन्वेस्ट करने से एक रफ एस्टीमेट ये कहता है कि हर एम्प्लॉय को सपोज 20 साल बाद 15-15 लाख रुपए मिलने से, एक रफ एस्टीमेट मोटा मोटा कहता हूँ। बट इकोनॉमी के अंदर इंटरेस्ट रेट्स बहुत डाउन हो गए और जितना एक्सपेक्ट किया था एम्प्लॉयज़ ने बेनिफिट उतना नहीं मिल पाया, अमाउंट इन्वेस्टेड इज इनसफिशिएंट टू मीट द बेनिफिट। तो ये इन्वेस्टमेंट रिस्क भी एंटिटी का नहीं है, ये भी एम्प्लॉय के पार्ट पे होगा। तो डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान जो है हमेशा एंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से दी बेस्ट होता है क्योंकि उसके अंदर क्या है, आपने फिक्स कंट्रीब्यूशन कर दिया और उसके बाद आपका कोई भी रिस्क नहीं है, ना एक्चुरियल रिस्क है और ना ही इन्वेस्टमेंट रिस्क है। एक्चुरियल रिस्क इसकी एम्प्लॉय का बेनिफिट एक्सपेक्टेड से कम होगा, इन्वेस्टमेंट रिस्क इसकी अमाउंट इन्वेस्टमेंट जो आपने किया है वो इनसफिशिएंट होगा टू मीट द बेनिफिट्स। ये जनरली हो जाता है ड्यू टू फॉल इन इंटरेस्ट रेट्स। अगर इंटरेस्ट रेट्स बहुत फॉल कर जाते हैं इकोनॉमी के अंदर तो जनरली ये देखने को मिलता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। और एक्चुअल रिस्क जनरली अराइज होता है कि सपोज इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है इकोनॉमी के अंदर, ठीक है। दिस इज डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान। अब आता है डिफाइंड बेनिफिट प्लान, एकदम इसका अपोजिट है। अपोजिट है मतलब यहाँ पर आप कंट्रीब्यूशन तो करते हैं लेकिन अगर उस कंट्रीब्यूशन से जो एक्सपेक्टेड बेनिफिट
मिलना चाहिए था, आपके एम्प्लॉयज़ को वो नहीं मिल पाता, तो आपको फिर फर्दर कंट्रीब्यूशन भी करना पड़ सकता है। Entity's obligation, that is entity's duty, is to provide agreed benefits to current and former employee. उसको वो agreed benefits provide करने ही पड़ेंगे, वो सिर्फ contribution करके अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती। Like gratuity liability of 15 days salary for completed year of service. आपको पता है gratuity के अंदर हमने पढ़ा हुआ है कि जितने साल की सर्विसेज कंप्लीट कर लिए हर साल के 15 डेज सैलरी, और वो भी सैलरी कौन सी, सैलरी लास्ट ड्रॉन के हिसाब से आपको जो है बेनिफिट प्रोवाइड करना पड़ता है। तो सपोज आपने जितना ग्रेचुइटी के लिए एक कंट्रीब्यूशन किया होता है, बाय द एंड वो इनसफिशिएंट है, तो फिर एंटिटी को एडिशनल कंट्रीब्यूशन करना पड़ता है। तो यहाँ पर एक्चुअल रिस्क और इन्वेस्टमेंट रिस्क जो दोनों होते हैं वो एंटिटी के पार्ट पे होते हैं, ठीक है। दैट इज एम्प्लॉइज बेनिफिट विल बी लेस देन एक्सपेक्टेड विल बी ऑफ एंटिटी नॉट एम्प्लॉइज, एंड अगेन हेयर इट विल बी ऑफ एंटिटी नॉट द एम्प्लॉय। तो मोटी मोटी बात आपको ध्यान रखनी है, यहाँ कॉन्ट्रीब्यूशन करके हो गई नमस्ते, मतलब कुछ इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी रिस्क होगा वो एम्प्लॉइज़ का होगा। यहाँ पर नमस्ते नहीं हुई, नो नमस्ते बाद में भी आपको पकड़ा जा सकता है। अगर अमाउंट कम ज़्यादा पड़ता है तो उस केस के अंदर आपको फर्दर कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। समझ में आई बात? श्योर। तो देखिए डिटेल के अंदर, अंडर दिस एंटिटी पेज फिक्स अमाउंट टू सेपरेट एंटिटी और फंड एंड इट हैज़ नो फर्दर ऑब्लिगेशन टू पे। एम्प्लॉय विल रिसीव द कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय द एंटिटी अलॉन्ग विद इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स। भाई जो कॉन्ट्रीब्यूशन एंटिटी ने किया है उस पर इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स मतलब जो भी इंटरेस्ट बनता है, ठीक है, या जो भी रिटर्न, इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स मतलब जैसे अब पीएफ के अंदर एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया, एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया, तो ये थोड़ा सिर्फ अमाउंट मिलता है, विद इंटरेस्ट मिलता है ना, तो वही लिखा है विद इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स ऑन सच कंट्रीब्यूशन। एक्चुअल रिस्क एंड इन्वेस्टमेंट रिस्क विल बी ऑफ एम्प्लॉइज नॉट एंटिटी। हाँ, इसकी कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसकी अब हम बात करने जा रहे हैं। क्या एक्सेप्शन है? पहली, आपने डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान तो लिया, लेकिन उसमें ये लिखा हुआ है कि प्लान रिक्वायर्स एंटिटीज कंट्रीब्यूशन इफ असेट्स आर नॉट सफिशिएंट टू मीट द बेनिफिट्स। उस प्लान में ये क्लियर है, सपोज प्रोविडेंट फंड के अंदर ये लिख दिया जाए कि भैया अगर बाय द एंड जो बेनिफिट्स मिलने चाहिए एम्प्लॉइज को वो नहीं मिलते हैं तो एंटिटी को एडिशनल कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो उस केस के अंदर अगर आप देखें तो एक्चुअल रिस्क और इन्वेस्टमेंट रिस्क जो है वो किसके पार्ट पे हो जाता है? वो एक तरह से एंटिटी के पार्ट पे हो जाता है। गारंटी बाय एंटिटी ऑफ स्पेसिफिक रिटर्न टू एम्प्लॉइज एंड प्लान फेल्स टू प्रोवाइड सच रिटर्न। एक एंटिटी ने गारंटी दी थी कि आपको कम से कम इतना रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन प्लान से उतने रिटर्न नहीं मिलते। जनरली मल्टी एम्प्लॉयर प्लान के केस में देखने को मिलता है, जहां एंटिटी एक ट्रस्ट के अंदर पैसा कंट्रीब्यूट कर रही होती है और इन्वेस्ट कर रही होती है, और सपोज अपनी एंटिटी ने बोला अपने एम्प्लॉयज़ को कम से कम 10% रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा, और ट्रस्ट उस चीज़ को मेंटेन नहीं कर पाती है और उसकी वजह से एंटिटी को पेमेंट करनी पड़ जाती है, तो कहीं ना कहीं एक्चुअल रिस्क और इन्वेस्टमेंट रिस्क जो है वो किसके पार्ट पे आ जाता है? वो आ जाता है ऑन द पार्ट ऑफ एंटिटी। इनफॉर्मल प्रैक्टिस दैट रिजल्ट्स इन कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन, मतलब पास्ट में एंटिटी की ये प्रैक्टिस रही है कि बाय द एंड दो एंटिटी डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान पे ही चलती है, लेकिन बाय द एंड अगर सफिशिएंट अमाउंट एम्प्लॉय को नहीं मिलता तो ऑर्गेनाइजेशन उसको ओवर एंड अबव अपने पास से अमाउंट प्रोवाइड कर देती है। कोई फॉर्मल एग्रीमेंट नहीं है, इनफॉर्मल प्रैक्टिस रही है कि पास्ट में हम करते हुए ऐसा आए हैं। तो वहाँ पे भी एक्चुअल रिस्क इन्वेस्टमेंट रिस्क जो है वो एम्प्लॉयज़ का नहीं रह जाता, एंटिटी का हो जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द एक्सेप्शंस ऑफ डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान। तो ये तीन बातें आपको पता होने चाहिए कि अगर प्लान में ये लिखा हुआ है कि एंटिटी का कंट्रीब्यूशन होगा इफ असेट्स आर नॉट सफिशिएंट, गारंटी दी है एंटिटी ने स्पेसिफिक रिटर्न की, या इनफॉर्मल प्रैक्टिस रही है दैट रिजल्ट्स इन कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। समझ में? इसके बाद डिफाइंड बेनिफिट प्लान के अंदर दिस बेनिफिट इज डिफाइंड बट नॉट द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी। मतलब बेनिफिट आपने डिफाइन कर दिया कि भैया आपको बाय द एंड हम इतना देंगे ही देंगे। अब उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन को कितना रखना पड़ेगा इसका कुछ अभी डिसाइड नहीं, क्योंकि वो वेरियस फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। नॉर्मली बेस्ड ऑन लेंथ ऑफ सर्विस, सैलरी, लास्ट ड्रॉ। Such benefits are computed by actuary on estimation basis depending on current service cost and past service cost। अब बड़े ध्यान से देखना, यहाँ से चीज़ें बहुत अच्छी होती चली जाएंगी।
देखिए डिफाइंड बेनिफिट प्लान के अंदर जैसे ग्रेचुटी की कंप्यूटेशन होती है, 15 साल बाद आपके एम्प्लॉय की क्या सैलरी होगी ये एस्टिमेट करना, एंड दैट डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर्स। तो ये सब चीज़ें जो है एक्चुअली कंप्यूट करता है और वो दो चीज़ों पे डिपेंड होती है, करंट सर्विस कॉस्ट एंड पास्ट सर्विस कॉस्ट। अब करंट सर्विस कॉस्ट क्या है? इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयज इन करंट ईयर। जो उसने एम्प्लॉय ने करंट ईयर के अंदर सर्विसेज प्रोवाइड की हैं उसकी वजह से जो ऑब्लिगेशन अराइज हुए। जैसे छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आप अपने एम्प्लॉय को ग्रेचुटी की पेमेंट देंगे, ठीक है, और सपोज इस रिपोर्टिंग ईयर में आपके यहाँ एक एम्प्लॉय है मिस्टर ए, उनकी 7 ईयर्स की सर्विस जो है कंप्लीट हो गई। आपको पता है ग्रेचुटी देना ही पड़ेगा अगर आप 7 ईयर्स की सर्विस हो गई कंप्लीट, और अभी वो कंटिन्यू कर रहे हैं, मतलब हो पता नहीं कब तक काम करेंगे, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, एज द केस में, बट एज ऑन द रिपोर्टिंग डेट 7 ईयर्स की वो सर्विसेज ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुके हैं। तो आपको कहीं ना कहीं 7 ईयर्स का एक रफ एस्टिमेट, एक प्रोविजन तो बना के चलना पड़ेगा ना, यस और नो, कि भैया 7 साल की सर्विस वो एज ऑन डेट प्रोवाइड कर चुके हैं। तो आप क्या करेंगे, एक रफ एस्टिमेट लेते हैं, सपोज कि वो टोटल 20 ईयर्स की सर्विस प्रोवाइड करेंगे। 20 ईयर्स के बाद उनकी एस्टिमेटेड सैलरी क्या होगी, और उस एस्टिमेटेड सैलरी के बेसिस पे एक रफ एस्टिमेट करके आप ग्रेचुटी का प्रोविजन बनाएंगे। इस पे भी हम एक इलस्ट्रेशन देखते हैं, ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। पास्ट सर्विस कॉस्ट इज द चेंज इन कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट ड्यू टू चेंज इन एग्जिस्टिंग प्लान। फॉर एग्जाम्पल, एंटिटी ने डिसाइड किया टू प्रोवाइड कॉन्ट्रीब्यूशन इन पेंशन फंड्स एट द रेट ऑफ 2% इंस्टेड ऑफ 1% इफ एम्प्लॉय सैलरी फ्रॉम रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ऑफ लास्ट ईयर्स। मतलब एंटिटी ने डिसीजन लिया कि वो कंट्रीब्यूट करेगी 2%, 1% की जगह किसमें, पेंशन फंड में, और ये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से किया जाएगा। तो देखिए पास्ट सर्विस कॉस्ट है, पास्ट सर्विस कॉस्ट इन द सेंस कि बेसिकली एक जो नॉर्मल फॉर्मल प्रैक्टिस आपकी एंटिटी के अंदर चल रही थी उसको आपने चेंज कर दिया, जिसकी वजह से आपकी फर्दर लायबिलिटी चेंज हो गई। तो यहाँ पर जब एक्चुअली कंप्यूटेशन करता है तो वो दोनों फैक्टर्स को कंसीडर करता है, करंट सर्विस कॉस्ट को भी और पास्ट सर्विस कॉस्ट। पास्ट सर्विस कॉस्ट मतलब अगर इफ देयर इज एनी चेंज इन फॉर्मल अरेंजमेंट्स, यू आर गेटिंग माय पॉइंट। इन करंट सर्विस कॉस्ट कि आज तक जो उसने अपनी ड्यूटी प्रोवाइड कर दिया उसकी वजह से कितनी ऑब्लिगेशंस अराइज हो गई है। एक्चुअली की जो एजम्पशंस होती हैं वो बेस्ड होती हैं डेमोग्राफिक वेरिएबल लाइक एम्प्लॉय का टर्नओवर, मोर्टेलिटी रेट, फाइनेंशियल वेरिएबल्स। अब देखिए आज मिस्टर ए 7 साल की सर्विस प्रोवाइड कर चुके हैं, अब वो आगे कितनी और सर्विस प्रोवाइड करेंगे डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर। भैया हो सकता है उनकी डेथ हो जाए अगले 5 सालों में, 60 की एज में वो रिटायरमेंट लेंगे नहीं लेंगे, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। अपने ये सारे काम हमें नहीं करने होते, ये सारे काम एक्चुअली देखता है। फाइनेंशियल वेरिएबल्स लाइक उसकी कितनी सैलरी होगी उस समय, क्या मेडिकल कॉस्ट होंगे एंड सो ऑन। फाइनेंशियल assumptions आर बेस्ड ऑन मार्केट एक्सपेक्टेशंस एट द बैलेंस शीट डेट फॉर द पीरियड ओवर विच ऑब्लिगेशंस आर टू बी सेटल्ड। ध्यान से देखिए प्लीज, जो फाइनेंशियल assumptions ली जाएंगी वो बेस्ड होंगी मार्केट एक्सपेक्टेशंस पे, और वो मार्केट एक्सपेक्टेशंस आपको बैलेंस शीट डेट पे देखनी है। मतलब रिपोर्टिंग डेट जो आपकी है उस दिन पे मार्केट एक्सपेक्टेशंस क्या है, फाइनेंशियल assumptions क्या है, वो आपको देखनी है। ये नहीं कि एक छोटे से एग्जांपल से समझाऊं कि सपोज 31 मार्च 2020 को लगता है कि मेडिकल कॉस्ट जो है आने वाले 10 सालों के अंदर 50% के अप्रॉक्स बढ़ जाएगी, तो ये एजम्पशन ऑन बैलेंस शीट डेट आपको समझ में आती है कि आपको लेनी है। बट सपोज 2, 2.5, 3 महीने बाद ऐसा लगता है कि अभी फाइनेंशियल्स प्रूव नहीं हुए कि ये मेडिकल कॉस्ट में नहीं 40 हो जाएगी, नहीं 60 हो जाएगी, तो वो नहीं, बड़ा क्लियर है कि बैलेंस शीट डेट पे आपको देखना है कि मार्केट एक्सपेक्टेशंस क्या है और उस हिसाब से आप अपनी फाइनेंशियल assumptions लेंगे। और आपको पता है बेनिफिट प्लान में एक्चुअल रिस्क और इन्वेस्टमेंट रिस्क जो है वो एंटिटी का होता है, ना कि एम्प्लॉइज का। चलिए बात करते हैं अकाउंटिंग की। तो देखिए डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान के अंदर तो जो एम्प्लॉयर है, एंटिटी है, एक फिक्स कंट्रीब्यूशन करके नमस्ते कर लेती है, उसके ज़्यादा उसकी कोई लायबिलिटी नहीं होती। इस वजह से कोई भी कंट्रीब्यूशन अगर किया गया एंटिटी के द्वारा डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान में तो उसको सिंपली एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लिया जाता है। लेकिन अगर डिफाइंड बेनिफिट प्लान है तो आपको एक एग्रीड बेनिफिट्स जो हैं वो प्रोवाइड करते हैं। एक्चुअल assumptions पे चलना है विच विल बी डिपेंड ऑन फाइनेंशियल एंड डेमोग्राफिक फैक्टर्स, और जो एक्चुअल की कंप्यूटेशंस होंगी वो करंट सर्विस कॉस्ट एंड पास्ट सर्विस कॉस्ट को लेके होंगी, क्योंकि सारा आपने लास्ट स्लाइड में देखा था। तो देयर आर 6 स्टेप्स
फॉर डिफाइंड बेनिफिट प्लान जो हम आराम से डिस्कस करना शुरू करेंगे। सबसे पहले मैं आपके साथ स्टेप 1 एंड स्टेप 2 डिस्कस करने जा रहा हूं। स्टेप 1 कि आपको क्या करना है कि एम्प्लॉय के बेनिफिट्स जो पेबल हैं वो एस्टिमेट करने हैं एंड ये बेस्ड होंगे अनबायस्ड एंड कॉम्पिटेबल एक्चुरियल एजम्पशंस पे। ये काम एक्चुरी का है। एक्चुरी जो है उसे कंप्यूट करेगा दोनों डेमोग्राफिक फाइनेंशियल फैक्टर्स को कंसीडर करते हुए, और याद रखिए जो एजम्पशन है दैट शुड बी अनबायस्ड एंड कॉम्पिटेबल। एन एस्टिमेट इज मेड अबाउट एम्प्लॉइज बेनिफिट पेबल। फॉर एग्जाम्पल, फ्यूचर बेनिफिट पेबल टू एम्प्लॉइज आफ्टर 5 years equivalent to 1 month last drawn salary for each completed year of service। एक फ्यूचर बेनिफिट हमने अपने एम्प्लॉइज को प्रोवाइड करना है 5 साल बाद, और उसमें क्या है कि हम 1 month की लास्ट ड्रॉन सैलरी देंगे फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। सो इन दिस केस एन एस्टिमेशन विल बी मेड अबाउट मंथली सैलरी एट द एंड ऑफ 5 year, क्योंकि आप लास्ट ड्रॉन सैलरी मतलब आज से 5 साल बाद कितनी सैलरी हो सकती है उसका एक रफ एस्टिमेट बनाएंगे कंसीडरिंग एम्प्लॉइज इंक्रीमेंट इन सैलरी, एंड इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय द 5 टू कंप्यूट द फ्यूचर बेनिफिट पेबल। तो अब इसमें बहुत सारे फैक्टर्स जुड़ जाते हैं कि मोर्टालिटी रेट क्या है, इंक्रीमेंट क्या है, इन्फ्लेशन क्या है, डीए कितना बढ़ेगा। तो ये सारे काम जो है एक्चुअली के होते हैं, एक्चुअली जो है इसे कंप्यूट करते हैं। इसके बाद स्टेप 2, you have to use projected unit credit method. What exactly it is? Discount the future employees benefit to find out the present value of current service cost. जो भी फ्यूचर में एम्प्लॉय को आपको पे करना है, एम्प्लॉय बेनिफिट पेबल है, उसकी आप प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। और प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए आप यील्ड ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड, मतलब एक डिस्काउंट रेट आपको यूज करना है, तो वो डिस्काउंट रेट क्या होगा, यील्ड ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड, नॉट द बॉन्ड रेट, रादर देन यू हैव टू यूज द इफेक्टिव रेट। सपोज बॉन्ड रेट आपको गिवन है 6%, बट वो क्वार्टरली है, हाफ ईयरली है, ये चीज देखनी है आपको, यील्ड कंप्यूट करनी है फॉर डिस्काउंटिंग। इन केस इट इज नॉट अवेलेबल, अगर यील्ड ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स आपको अवेलेबल नहीं है फॉर द पर्पस ऑफ डिस्काउंटिंग, देन फॉर शॉर्टर टर्म पेमेंट्स करंट मार्केट रेट्स आप यूज कर सकते हैं, एंड फॉर लॉन्गर मैच्योरिटीज एक्स्ट्रापोलेटिंग मार्केट रेट्स अलोंग द यील्ड कर्व कैन बी यूज्ड। एक्स्ट्रापोलेटिंग मतलब एडजस्टेड मार्केट रेट यील्ड कर्व को ध्यान में रखते हैं। ये चीज क्या है, देखिए थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जा सकती है कि अगर यील्ड ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स अवेलेबल नहीं है तो क्या होगा। तो आपको शॉर्ट टर्म पेमेंट्स है तो करंट मार्केट रेट्स यूज करने हैं, बट अगर लॉन्गर मेच्योरिटीज है 5 साल से ऊपर की है तो एडजस्टेड मार्केट रेट यील्ड कर्व को ध्यान में रखते हुए यूज करना है, जनरली आपको गिवन होगा। अब क्या है, एक क्वेश्चन से पूरा समझा रहा हूं, ध्यान से देखना। बहुत ही अच्छी इलस्ट्रेशन हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, जिससे आपके सारे जो मन के डाउट्स हैं वो कवर अप हो जाएंगे। RAM Limited decided to provide future benefits to employees who will serve for the organization for 5 years or more from current year. करंट ईयर से 5 साल या उससे ज़्यादा जो एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन को सर्व करेगा उसे कुछ फ्यूचर बेनिफिट्स दिए जाएंगे। उनके 80 एम्प्लॉयज़ हैं। एक्चुअल एजम्पशन कहती है कि 50 एम्प्लॉयज़ जो हैं वो सर्व करेंगे अगले 7 साल तक, एंड रेस्ट जो है 4 ईयर सर्व करेंगे। एवरेज सैलरी 50 एम्प्लॉयज़ की है 60,000 पर मंथ, एंड वेयर एज इन अनदर केस इट इज़ 4 लाख पर एनम। मतलब जो 50 एम्प्लॉयज़ अगले 7 साल तक सर्व करेंगे उनकी सैलरी है 60,000 पर मंथ, बाकी जो 4 साल सर्व करेंगे उनकी सैलरी 4 लाख है। तो इनको तो हम फ्यूचर बेनिफिट देंगे ही नहीं, क्योंकि हमें उनको ही फ्यूचर बेनिफिट देने हैं जो 5 साल या उससे ज़्यादा करंट ईयर से सर्विस देंगे। कॉन्ट्रीब्यूशन मेड बाय RAM लिमिटेड इज इक्वल टू 30% ऑफ लास्ट ड्रॉन मंथली सैलरी। और जो RAM लिमिटेड है वो कितना कंट्रीब्यूट करेगी कि जो भी लास्ट ड्रॉन मंथली सैलरी होगी उनकी, उसका 30%। देखिए यहाँ कहीं ईच कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस नहीं लिखा, सिर्फ एक चीज लिखा है कि जो भी लास्ट ड्रॉन मंथली सैलरी होगी, मतलब ये 50 एम्प्लॉयज की 7 साल तक सर्व करेंगे, तो 7 साल बाद जो भी उनका लास्ट ड्रॉन मंथली सैलरी होगी उसका 30% जो है उनको दिया जाएगा। एनुअल इंक्रीज इन सैलरी इज एक्सपेक्टेड टू बी 10%, फाइंड द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ बेनिफिट। अब बड़े आराम से रिलैक्स होकर देखिए भाई, इस समय प्रेजेंट सैलरी है 60,000 रुपये पर मंथ। अगर आप देखें कि भैया अगले 7 साल तक ये सर्व करेंगे, तो ये आज सैलरी है इनकी 60,000 रुपये पर मंथ, नेक्स्ट ईयर इनकी सैलरी 110% होगी आफ्टर 1 ईयर, मतलब फर्स्ट ईयर, फिर सेकेंड ईयर में 110% और बढ़ेगी, फिर थर्ड ईयर, ऐसे करते करते एंड सो ऑन चलता रहेगा।
हाँ या ना, 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 ईयर द सैलरी विल बी 116923 पर एम्प्लॉय, हाँ या ना। तो 50 एम्प्लॉयज की कितनी हो जाएगी, 58,46,150। अब क्वेश्चन ने क्या कहा था कि राम लिमिटेड कितना कंट्रीब्यूट करेगी, जो भी मंथली सैलरी होगी 7 साल बाद उसका 30%, तो उसका 30% दे विल कंट्रीब्यूट 17,53,845। दिस इज द एस्टिमेटेड अमाउंट जो राम लिमिटेड को प्रोवाइड करना पड़ेगा अपने 50 एम्प्लॉयज को एज पर एक्चुअल अजम्पशन आफ्टर 7 ईयर्स। सब कुछ क्वेश्चन में गिवन है, कुछ आपको नहीं करना। तो अगर देखा जाए तो उस हिसाब से हमें हर साल, अगर मैं इसे डिवाइड बाय 7 कर दूं SLM मेथड से, तो हमें हर साल 2,50,549 रुपीज की एडिशनल कॉस्ट पड़ेगी इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉय बेनिफिट। यस और नो, आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? दिस इज द स्टेप 1, एम्प्लॉय बेनिफिट्स पेबल जो है आपने एस्टिमेट कर लिया। ये आपने यहाँ पर अपना स्टेप 1 जो है कंप्लीट किया कि कितना एम्प्लॉय बेनिफिट पेबल है, 17,53,845, और पर ईयर पे अगर हम निकालें तो दिस विल कॉस्ट यू 2,50,549। अब आपका स्टेप 2 शुरू होता है, प्रोजेक्टेड यूनिट क्रेडिट मेथड। देखिए बहुत ही सिंपल और बड़े आराम से हम इसे करेंगे, ध्यान से एक एक चीज देखिएगा कैसे हम ये सारी चीजें निकालते हैं। पता है आपको कि हमें कहीं ना कहीं 7 साल बाद इतनी कॉस्ट आएगी, तो ईयरली कॉस्ट आ रही है 2,50,549, आपने ले लिया, 7 सालों तक की कॉस्ट आपकी आने वाली है। अब आप प्रेजेंट डिस्काउंट करके इसको जो है रिकॉर्ड करेंगे, और डिस्काउंट करके किस तरीके से रिकॉर्ड करेंगे ध्यान से देखिए। यहां पर आपको यील्ड की इंफॉर्मेशन नहीं है, उसको आप लिख लीजिएगा, क्वेश्चन में देना शायद भूल गए। यील्ड ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स आप लिख लीजिए, जो है वो 8% है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए होगा क्या, हमें 8% से इसको डिस्काउंट करना है, और कैसे करना है देखिए। फर्स्ट ईयर के एंड में आपको 2,50,549 रुपीज का पोर्शन अमाउंट है। आप एक टाइम स्केल डायग्राम पे समझिए, दिस इज द फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, सिक्स्थ ईयर एंड सेवेंथ ईयर, ठीक है। अब यहां पर आपको जो है लगभग कितने पैसे थे, वो 17,53,845 चाहिए। आराम से एकदम चलना है, कोई जल्दीबाजी नहीं है। फर्स्ट ईयर के एंड में, यहां पर फर्स्ट ईयर के एंड में आपने कितना अमाउंट अपोर्शन किया, 250,549 यहां पर। तो अगर आप देखें यहां से लेके यहां तक का जो समय बचा वो कितने साल का बचा, वो 6 साल का ही तो बचा, क्योंकि ऑब्वियसली ईयर एंड के अंदर ही आप अपोर्शनमेंट करोगे, यस और नो। तो इसलिए जो पीवी फैक्टर लिया है 8%, वो यहाँ पे 6 ईयर्स का लिया है, ना कि 7 ईयर्स का। होपफुली आपको ये क्लियर है। सेम में अगले साल 5 ईयर्स का, फिर 4 ईयर, 3 ईयर, 2 ईयर, 1 ईयर, और लास्ट में तो फिर फुल अमाउंट हो जाएगा, इसलिए 1 ही ले लिया। ये आपको समझ में आता है? श्योर, पक्का? क्योंकि यहां पर 1 क्यों लिया, क्योंकि ये 0 पीरियड हो जाएगा। अब आप इसको इंटू करेंगे तो ये आपकी आएगी करंट सर्विस कॉस्ट। देखिए करंट सर्विस कॉस्ट की डेफिनेशन आपने यहां पर जब पढ़ी थी तो क्या था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑब्लिगेशंस। आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, और प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालनी है उसका तरीका समझ में आया। टोटल कंट्रीब्यूशन आपने निकाला, उसको आपने अपोर्शन किया इन नंबर ऑफ ईयर्स, और उसके बाद आपने उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल दी, तो दैट विल बी करंट सर्विस कॉस्ट, दैट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑब्लिगेशंस। होपफुली अब आपके दिमाग में जो है वो सारी की सारी चीजें एकदम क्लियर हो गई होंगी, किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। तो आपने प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली। अभी प्रेजेंट वैल्यू निकालने से हुआ क्या, इसको कैसे हमें बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉग्नाइज करना है, बड़े ध्यान से देखिए। वेरी फर्स्ट ईयर आपको जो एसओपीएल में अमाउंट दिखाना है, दैट इज 1,57,846 ईयर 1। कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं, करंट सर्विस कॉस्ट इतनी है, आपने इसे 1,57,846 दिखा दिया। इसकी आपने एंट्री कर दी ईयर 1। करंट सर्विस कॉस्ट, सपोज उसको मैंने ग्रेचुइटी का नाम दे दिया
टू प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी, या आप इसे फ्यूचर बेनिफिट भी बोल सकते हैं। मैंने इसे ग्रेचुटी का नाम दे दिया, आप इसे फ्यूचर बेनिफिट भी बोल सकते हैं। ईयर 1 में आपने एंट्री कर दी करंट सर्विस कॉस्ट टू प्रोविजन फॉर फ्यूचर बेनिफिट या ग्रेचुटी वट एवर द अमाउंट, दैट इज 1,57,846। ये क्लोजिंग बैलेंस है। अब अगले साल ये ओपनिंग बचेगा। इस ओपनिंग पे 8% इंटरेस्ट, यस और नो, क्योंकि आपने 8% से डिस्काउंट किया, तो दिस इज 157,846 का 8% कम्स आउट टू बी 12,628। और फिर इस साल का कंट्रीब्यूशन कितना होगा वो हमने यहाँ निकाला था 170,373। तो देखिए ये तो ऑब्वियसली करंट सर्विस कॉस्ट के नाम से जाएगा, ठीक है, और ये जो है इसके ऊपर हमने क्या निकालना है, इंटरेस्ट। तो देखिए करंट सर्विस कॉस्ट ईयर 2 के अंदर इतना, और जो फर्स्ट ईयर की थी उसके ऊपर इंटरेस्ट कॉस्ट 12628, और टू प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी या फ्यूचर बेनिफिट्स एज द केस में भी। तो अब आप देखेंगे यहाँ पर इतना इंटरेस्ट था, इतना करंट है, तो लास्ट ईयर क्लोजिंग से ये ओपनिंग बैलेंस आया, इतना इंटरेस्ट बना, इतना इस साल का कंट्रीब्यूशन है। तो अब इन तीनों अमाउंट्स को आप प्लस करेंगे तो नाउ इट विल बिकम 340,847 विच विल बिकम द ओपनिंग बैलेंस हेयर। फिर अगेन इस पे 8% इंटरेस्ट होगा। अब इस साल का थर्ड ईयर का कंट्रीब्यूशन है 1,84,154, ठीक है। तो नाउ तीनों अमाउंट्स को जो है वो ऐड कर दिया जाएगा एंड इट विल बिकम 5,52,629। अगेन वो यहाँ पर आएगा, फिर उस पर आप इंटरेस्ट निकालेंगे 5,52,629 पे 8%, ठीक है, दिस इज 4,4210। फिर इस साल का कंट्रीब्यूशन था 1,98,936, दिस बिकल 7,95,775 एंड सो ऑन। आपकी जो कहानी है वो चलती रहेगी। आप क्या करेंगे, हर साल इतना इंटरेस्ट कॉस्ट और ये करंट सर्विस कॉस्ट जैसे ईयर 2 में आपने किया है उस तरीके से आप रिकॉग्नाइज करते रहेंगे, और आप देखेंगे कि बाय द एंड आपका 17,53,845 विच इज द रिक्वायर्ड अमाउंट आपके पास प्रोविजन के फॉर्म में अवेलेबल होगा। बस एक चीज ध्यान रखनी है कि जब आप लास्ट ईयर का इंटरेस्ट लेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो ये जो है जैसे यहाँ पर आया 13,92,098 यहाँ पे आया, तो इस पे आप 8% कंप्यूट ना करें क्योंकि राउंड ऑफ की दिक्कत हो जाएगी। ये ऐसे ना निकालें, आपने रादर देन क्या करना है, आपको पता है लास्ट ईयर है इतना टोटल प्रोविजन चाहिए, लास्ट ईयर का कंट्रीब्यूशन है 250,549, तो आप क्या करेंगे, ये जितना आपको चाहिए उसमें से ये अमाउंट माइनस करेंगे, ये अमाउंट माइनस करेंगे, तो इंटरेस्ट अपने आप बैलेंसिंग फिगर की फॉर्म में आपके पास आ जाएगा। समझ में आई बात? श्योर। तो इस तरीके से आप जो है पूरा का पूरा प्रोजेक्ट यूनिट क्रेडिट मेथड, जो कि बेसिकली कुछ नहीं है कि आपको प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालनी है आपको बताता है, और वो प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालनी है, आपने कितने बेनिफिट पेबल है वो निकाला, उसे प्रोपोर्शनेट किया, प्रोपोर्शनेट करके आपने उसे डिस्काउंट किया, डिस्काउंट करते हुए ध्यान रखना है कि एक ईयर का आपने कम लेना है और उसके बाद उसे इंटरेस्ट और सर्विस कॉस्ट के बीच में अपोर्शन करना है और उसकी जर्नल एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है। एक बार इस इलस्ट्रेशन को नोट करके अपने हाथ से एक बार करिए ताकि आपको दिक्कत ना है। थोड़ा सा टेक्निकल पार्ट है, एक बार में नहीं बैठेगा इतना आसानी से, दिमाग से मेहनत करनी पड़ेगी आपको। एक और इलस्ट्रेशन लेते हैं ताकि और बेहतरीन तरीके से समझ में आए, लेकिन आप पहले इस इलस्ट्रेशन को नोट करके ये सॉल्यूशन जो अपने हाथ से करिए ताकि छोटी मोटी जो आपने कॉन्सेंट्रेशन में कमियां रह गई हैं वो सारी कवर अप हो सके। इस क्वेश्चन को आप एक बार वीडियो देखें और उसके बाद अपने आप करें टू गेन द कॉन्फिडेंस। सीधे सॉल्यूशन ना इसका कॉपी पेस्ट करें, आप एक बार पूरा इस वीडियो को देखिए, उसके बाद इसका अपने सॉल्यूशन अपने आप करना है। चलिए, एक ICA मॉड्यूल का क्वेश्चन है, AJ लिमिटेड इज एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ ट्रेडिंग ऑफ केमिकल्स हैविंग अ नेट वर्थ ऑफ ₹150 crores. The company profitability is good and hence the company has introduced various benefits for its employees to keep them motivated and to ensure that they stay with the organization. Company is an associate of RJ Limited which is listed in Bombay Stock Exchange. में खामा-खा की information है क्वेश्चन बड़ा करने के लिए ताकि आप डर जाएं। The company initially did not have any HR function, but over the last 2 years the management set up that function and now HR department takes care of all the benefits related to the employees and how they can be structured in a manner beneficial to both the employees and the objectives of the company. Okay. One of the employee benefit involves a lump sum payment to employee. अब देखिए सारी इंफॉर्मेशन बेकार है, यहाँ से लेके यहाँ तक की कोई यूज नहीं।
यहाँ से काम की बात शुरू है। तो देखो क्वेश्चन वैसे ही आधा हो गया। वन ऑफ द एम्प्लॉय बेनिफिट इन्वॉल्व्स अ लंप सम पेमेंट टू एम्प्लॉय ऑन टर्मिनेशन ऑफ सर्विस एंड दैट इज इक्वल टू 1% ऑफ फाइनल सैलरी फॉर ईच ईयर ऑफ सर्विस। अब यहाँ लिखा हुआ है हर साल की सर्विस का 1%। कंसिडर द सैलरी इन ईयर 1, इट्स नॉट द एवरेज सैलरी, इट्स ईयर 1 सैलरी, याद रखिएगा इसे। एंड इज एज्यूम टू इंक्रीज 7% ईच ईयर, हर साल 7% बढ़ेंगे। टेकिंग अ डिस्काउंट ऑफ 10% यू आर रिक्वायर्ड टू शो बेनिफिट्स एट्रीब्यूट द ऑब्लिगेशन इन रिस्पेक्ट फॉर एन एम्प्लॉय हु इज एक्सपेक्टेड टू लीव एट द एंड ऑफ ईयर 5. Assumptions: there are no changes in actuarial assumption, no additional adjustments are needed to reflect the probability that employees may leave and so on. ये भी हमारे लिए काम की कोई चीज़ नहीं है। तो देखा जाए तो हमारे लिए क्वेश्चन सिर्फ इतना है जो काम का है। अब देखिए एकदम सेम तरीका, सेम फॉर्मेट जो आपको लास्ट क्वेश्चन में कराया था, कुछ भी चेंज नहीं है। 10,000 रुपये सैलरी, बस यहाँ ईयर 1 में गिवन है। अब क्योंकि ऑलरेडी ईयर 1 की गिवन है कि ईयर 1 में 10,000 हो जाएगी, तो ईयर 2 में बढ़ेगी, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, यहाँ सिर्फ 4 इंक्रीमेंट होंगे। मेन बात तो 10,000 का 107%, 107%, 107%, 107% 4 बार किया सिर्फ, क्योंकि आपको पता ही है ईयर 1 में आपको सैलरी गिवन थी। तो 13,107, अब इसका 1%, और यहाँ पे साफ गिवन था फॉर ईच ईयर ऑफ सर्विस, मतलब 5 सालों के लिए 5 ईयर से इंटू करना है। तो टोटल 655 का जो है एक्सपेक्टेड कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो प्रोपोर्शनेट आप कर लेंगे तो 131 आएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे हमने राउंड ऑफ करके चल रहे हैं क्योंकि फिगर्स बहुत छोटी हैं इस चक्कर में, ठीक है। तो 131 का प्रोपोर्शनेट आएगा। अब 131 10% का पीवी फैक्टर आपने लेना है। फर्स्ट ईयर आप 4 साल का ही लेंगे, रीज़न आपको पता ही है, फर्स्ट ईयर एंड में होगा, इस वजह से यहाँ 3 ईयर्स, 2 ईयर, 1 ईयर, यहाँ 0 पीरियड। फिर आप आपस में इंटू कर देंगे, नहीं तो करंट सर्विस कॉस्ट की प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। फिर क्या होगा, आप एकदम सेम वे ईयर 1 ओपनिंग बैलेंस 0, इंटरेस्ट 0, करंट 89, ये यहाँ 89 आएगा। इस 89 पे आप 10% कंप्यूट करेंगे, हम राउंड ऑफ करके चल रहे हैं तो ये 9 आ जाएगा। और इस साल का कंट्रीब्यूशन फिर कितना है, 98 है, तो टोटल आ गया 196। फिर 196 यहाँ आएगा, फिर 196 का 10% राउंड ऑफ करेंगे 20 हो जाएगा। तो फिर इस साल का कंट्रीब्यूशन 108, फिर 324, फिर ये 324 आएगा, फिर इस पे 10% 32, इस साल का कंट्रीब्यूशन 119, ठीक है, 475। फिर यहाँ पर इस बार लास्ट ईयर में यहाँ टोटल लिख लेंगे, कंट्रीब्यूशन लिख देंगे कितना है 131। तो ये जो है एज ए बैलेंसिंग फिगर आप निकाल लें, कुछ भी नया नहीं। कभी भी आपके पास क्वेश्चन आएगा इसका सेम आपने करना है, एक्सपेक्टेड प्रोपोर्शनेट में अमाउंट निकाल लेना, उसके बाद करंट सर्विस कॉस्ट कैसे निकालनी है, और उसके बाद इंटरेस्ट कॉस्ट टू बी चार्ज एवरी ईयर, इसकी कंप्यूटेशन कर देंगे। क्वेश्चन हम अपने आप करेंगे और कहीं पर आपको दिक्कत आती है तभी आप सॉल्यूशन देखेंगे। चलिए बात करते हैं प्लान एसेट की। प्लान एसेट का मतलब क्या होता है, देखिए हमने डिस्कस किया था कि वेरियस कंपनीज हैं, सपोज ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड, डी लिमिटेड, ठीक है। अब ये क्या करती हैं, फंड्स कंट्रीब्यूट करती हैं, और फंड्स कंट्रीब्यूट करती हैं किसी एक और आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन में जो जनरली इन द फॉर्म ऑफ ट्रस्ट होती है। अब इस ट्रस्ट के अंदर जो है बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज होते हैं जो ये डिसीजन लेते हैं कि वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस ने जो फंड कंट्रीब्यूट किया है उसको कहाँ पर इन्वेस्ट करना है, और इस मकसद से इन्वेस्ट करना है कि जो वेरियस कंपनीज ने फंड कंट्रीब्यूट किया है इनके कंट्रीब्यूशन से वेरियस कंपनी के एम्प्लॉयज़ को पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स प्रोवाइड किए जा सकें, और इन्वेस्टमेंट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रिटर्न भी लिया जा सके और रिस्क को मिनिमाइज रखा जाए। मतलब ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है जहां फ्लक्चुएशन ज़्यादा ना हो, और जनरली इन्वेस्टमेंट किए जाते हैं फिक्स्ड डिपॉजिट्स के अंदर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स में या सिक्योरिटीज़ में, डिबेंचर्स ऑफ कंपनीज में जनरली इन्वेस्टमेंट यहाँ की जाती है। तो जो ये बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज इन्वेस्टमेंट करते हैं इसी को बोला जाता है प्लान एसेट। क्या बोला जाता है इसको, प्लान एसेट। अंडर दिस वेरियस कंपनीज contributes to make a pool of money known as fund plan which is administered by fund manager so as to get good returns by investing in fixed deposit, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड, सिक्योरिटी, डिबेंचर्स ऑफ कंपनीज एटसेट्रा। तो देखिए एग्जैक्ट मीनिंग तो प्लान एसेट का ये होता है, लेकिन एज पर इंड AS 19 एम्प्लॉय बेनिफिट प्लान एसेट्स के अंदर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट फंड कोई भी या क्वालिफाइंग इंश्योरेंस पॉलिसीज भी आएंगी।
अब क्वालिफाइंग इंश्योरेंस पॉलिसीज क्या होती हैं? तो देखिए, ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी जो इशू करी है इंश्योरर ने टू पे एम्प्लॉय बेनिफिट्स अंडर डिफाइंड बेनिफिट प्लान। देखिए, बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं, लाइक LIC ऑफ इंडिया भी ये फैसिलिटी देती है कि आप उनको एक फिक्स कंट्रीब्यूशन देते रहिए, ठीक है। वो कंट्रीब्यूशन का अमाउंट आपका डिटरमाइन कर देती हैं कि आपको कितना कंट्रीब्यूशन देने की ज़रूरत है, और अब जो है कंट्रीब्यूशन इंश्योरेंस कंपनी को देते रहिए, और वो ऑन ड्यू डेट जो है आपके एम्प्लॉयज़ को पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट प्रोवाइड करेंगी, लेकिन अप टू अ लिमिट मतलब कि इन केस जो बेनिफिट एम्प्लॉय को प्रोवाइड करना था वो आपके कंट्रीब्यूशन से कंप्लीट नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, तो एंटिटी को जो है अमाउंट कंट्रीब्यूट करना पड़ सकता है। सो दिस इज वाई इट इज़ कॉल्ड एज बेनिफिट प्लान, क्योंकि बेनिफिट प्लान के अंदर क्या होता है कि आपको एग्रीड बेनिफिट्स जो हैं वो प्रोवाइड करने होते हैं, जो आपने पहले भी डिस्कस किया यहाँ पर स्टार्टिंग के अंदर मेरे साथ, कि डिफाइंड बेनिफिट प्लान में हम क्या करेंगे, एग्रीड बेनिफिट्स देंगे। मतलब अगर सफिशिएंट अमाउंट नहीं आया तो एंटिटी को जो है एडिशनल अमाउंट कंट्रीब्यूट करना पड़ सकता है, यस और नो। तो वही चीज़ है, इंश्योरर शैल नॉट बी अ रिलेटेड पार्टी। ये बात ध्यान रखने की, जो इंश्योरर है वो रिलेटेड पार्टी नहीं होनी चाहिए एज पर Ind AS 24। द अमाउंट कैन नॉट बी यूज टू पे क्रेडिटर्स ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटी। जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन आपने इंश्योरेंस कंपनी को, इंश्योरर को दिया है, उससे जो भी अमाउंट आपको आएगा वो क्रेडिटर्स को पे करने के लिए यूज नहीं हो सकता एंड कैन नॉट बी रिटर्न टू रिपोर्टिंग एंटिटी। इवन रिपोर्टिंग एंटिटी को रिटर्न भी नहीं किया जाता एक्सेप्ट इन केस ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटी हैज ऑलरेडी पेड द अमाउंट एंड सच पेमेंट इज फॉर रिम्बर्समेंट। मतलब A लिमिटेड है, वहाँ से सपोज मिस्टर X जो है वो रिटायर हुए, अब मिस्टर X को जो भी पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट थे वो A लिमिटेड ने दे दिए, तो उस केस के अंदर इंश्योरेंस कंपनी जो है वो अमाउंट A लिमिटेड को पे कर सकती है, एल्स वो डायरेक्टली किसको पे करेगी, मिस्टर X को ही। एक्सेस फंड्स विल बी अवेलेबल आफ्टर डिस्चार्जिंग द एम्प्लॉयज बेनिफिट। मिस्टर X का ग्रेचुटी का अमाउंट बनता है से 8 लाख रुपए, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी को जो हमने कंट्रीब्यूशन दिया ग्रेचुटी के लिए, उस हिसाब से वहाँ पे ग्रेचुटी का अमाउंट जो है वो हो गया 9 लाख रुपए, तो 1 लाख एडिशनल अमाउंट है। दिस कैन बी रिटर्न टू A लिमिटेड। तो वही लिखा हुआ है, द अमाउंट कैन नॉट बी यूज टू पे क्रेडिटर्स ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटी एंड कैन नॉट बी रिटर्न एक्सेप्ट 2 केसेस, अगर ऑलरेडी अमाउंट पे कर दिया और वो रिम्बर्समेंट नेचर की है, या एक्सेस फंड्स विल बी अवेलेबल आफ्टर डिस्चार्जिंग एम्प्लॉयज बेनिफिट। ठीक है, तो ये आपसे थ्योरी के अंदर पूछा जा सकता है। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो आपने 2 टर्म समझ लिए, प्लान एसेट क्या होता है और क्वालिफाइंग इंश्योरेंस पॉलिसी क्या होता है। इसके बाद हम स्टेप 3 की बात करेंगे और हम स्टेप 3 अब बड़े आसानी से समझ पाएंगे। चलिए अब स्टार्ट करते हैं स्टेप 3, दैट इज द फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट। देखिए, फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट क्या है, जो भी मार्केट वैल्यू है प्लान एसेट की उसी को फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट बोला जाएगा, और 99% केसेस में यही आपको गिवन होगा। लेकिन इन केस मार्केट वैल्यू अवेलेबल नहीं है तो फ्यूचर कैश इनफ्लोज को डिस्काउंट करके भी आप फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट निकाल सकते हो। अभी आपने पीछे पढ़ा कि एज पर Ind AS 19 जब आप प्लान एसेट्स की बात करते हो तो उसके अंदर इंश्योरेंस पॉलिसीज भी आती हैं, तो फेयर वैल्यू जो इंश्योरेंस पॉलिसीज की होंगी वही इट विल बी डीम टू बी द फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट। अगर आपने फंड में कंट्रीब्यूशन किया है तो आपको मार्केट वैल्यू या फ्यूचर कैश फ्लोज को डिस्काउंट करके फेयर वैल्यू लेनी है, बट अगर आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है तो जो फेयर वैल्यू है इंश्योरेंस पॉलिसी की दैट विल बी कंसिडर्ड एज द फेयर वैल्यू ऑफ प्लान एसेट। हम ये फेयर वैल्यू निकाल क्यों रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है, तो याद होगा आपको स्टेप 2 हमने किया था, तो वहाँ पर हमने क्लोजिंग बैलेंस निकाले थे जिसमें हमने देखा था ईयरली कंट्रीब्यूशन, उस पर कितना इंटरेस्ट बनता है। तो ये हर साल की आपकी एक लायबिलिटी आ रही थी जिसको आप बैलेंस शीट के अंदर शो करते हैं कि भैया ठीक है हमें ऑब्लिगेशन हो सकता है 5 साल बाद पे करने, बट देयर इज अ एस्टिमेटेड लायबिलिटी फॉर द सेम एट द एंड ऑफ एवरी ईयर जो आप बैलेंस शीट में शो करते हैं। एंड इफ यू आर शोइंग द सेम इन द बैलेंस शीट, ऑब्वियसली कॉरस्पॉन्डिंग साइड आपकी इन्वेस्टमेंट्स भी चल रही हैं, आपको पता है ये लायबिलिटी है जो आपको इन फ्यूचर पे करनी है, तो आपने क्या किया, प्लान एसेट ले लिए, या तो आपने किसी फंड में कंट्रीब्यूशन करना शुरू कर दिया या आपने कोई इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली, यस और नो, सो दैट कि आप ऑन टाइम ये जो अपनी लायबिलिटीज आ रही हैं इसको डिस्चार्ज कर सकें।
तो इस केस के अंदर जो आपने प्लान असेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया है दैट इज ऑल्सो लाइक एन असेट, यस और नो। तो आप क्या करेंगे, जो भी आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑब्लिगेशन आपकी स्टेप 2 के अंदर आपने क्लोजिंग बैलेंस निकाला है वो आप लायबिलिटी साइड दिखाते हैं, इज शोन आफ्टर डिडक्टिंग द वैल्यू ऑफ प्लान असेट। तो जो भी ये वैल्यू ऑफ प्लान असेट मतलब जो भी आप इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं उसकी जो भी मार्केट वैल्यू है, फेयर वैल्यू है, उसको आप लेस करेंगे और नेट लायबिलिटी जो है वो आप दिखाएंगे। बट हाँ, आप प्लान असेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करें, इन केस इट इज नॉट अ प्लान असेट, तो फिर ऑब्लिगेशन जो है आप लायबिलिटी साइड दिखाएंगे, और जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं असेट विच इज नॉट अ प्लान असेट, समझ रहे हैं, मतलब आपने प्लान असेट में इन्वेस्टमेंट नहीं करी, आपने किसी फंड में कंट्रीब्यूट नहीं किया, ना आपने कोई क्वालिफाइंग इंश्योरेंस पॉलिसी करी, सपोज आपने जो है सेपरेट अलग से कैश ईयर मार्क कर दिया, ठीक है, बैंक में उसे ईयर मार्क करते हुए रखते जा रहे, तो इट्स नॉट अ प्लान असेट, क्योंकि प्लान असेट में या तो आपको किसी फंड में कंट्रीब्यूट करना होता है इंश्योरेंस पॉलिसी, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, बैंक के अंदर सेविंग्स अकाउंट के अंदर ईयर मार्क करके कैश अलग कर रही है। तो उस केस के अंदर लायबिलिटी आप दिखाएंगे लायबिलिटी साइड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑब्लिगेशन, और ये जो आप ईयर मार्क कर रहे हैं बैंक बैलेंस वो आप असेट साइड दिखाएंगे, नेट ऑफ करके उस केस में आप नहीं दिखाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं स्टेप 4 पे, दैट इज द एक्चुअल गेन और लॉस। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट और इस पे हम एक इलस्ट्रेशन भी लेंगे। डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेक्टेड रिटर्न्स एंड एक्चुअल रिटर्न्स जो है दैट इज कॉल्ड एज दैट रिजल्ट्स इन बेसिकली एक्चुअल गेन और लॉस। जो एक्सपेक्टेड रिटर्न और एक्चुअल रिटर्न का डिफरेंस, अब ये क्या है एक्चुअल रिटर्न एंड एक्सपेक्टेड रिटर्न? तो देखिए बड़ा सिंपल सी चीज़ है। एक्चुअल रिटर्न क्या है कि जो भी आपकी ओपनिंग बैलेंस है आपके प्लान असेट का, ठीक है, जो भी आपका ओपनिंग बैलेंस है उसमें आपने कुछ ना कुछ ईयर ड्यूरिंग द ईयर कंट्रीब्यूशन किया होगा, यस और नो, और उसके बाद अगर उसमें से किसी भी तरीके के बेनिफिट्स पे किए गए हैं, सपोज आपने किसी भी तरह के कोई भी बेनिफिट्स उस प्लान में से पे किए हैं, और भैया हो सकता है ड्यूरिंग द ईयर कुछ एम्प्लॉयज रिटायर हो रहे हो जिसकी वजह से आपने को कुछ बेनिफिट्स पे करने हो, तो आपने उसमें से पे कर दी, तो ये आ गया आपके पास कायदे से ओपनिंग बैलेंस कंट्रीब्यूशन माइनस बेनिफिट्स पेड, ये आ गई आपके फेयर वैल्यू इफ देयर इज नो अदर चेंज, ये सुनो कायदे से ये होनी चाहिए। बट उस दिन आपकी जो एक्चुअल फेयर वैल्यू है, एक्चुअल मार्केट वैल्यू ऑफ प्लान असेट ऑन क्लोजिंग डेट, वो हो सकता है कि वो दूसरी हो। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपने डिबेंचर्स में या सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्टमेंट किया है जो मार्केट में ट्रेड होती हैं, और अगर वो मार्केट के अंदर ट्रेड होती हैं तो आपको पता है ट्रेडिंग के केस में तो डे टू डे बेसिस पे वैल्यू फ्लक्चुएट होती है, ठीक है। आपका ओपनिंग बैलेंस था 1 लाख रुपए, आपने ड्यूरिंग द ईयर 20,000 का कंट्रीब्यूशन किया, इसमें से 10,000 के बेनिफिट्स पे किए, ठीक है, तो उस हिसाब से जो है ये आपका 1,10,000 पे बचना चाहिए था। बट अगर वो 1,30,000 आ रहा है, 1,35,000 आ रहा है, तो वट एवर द डिफरेंस इज दैट विल बी कॉल्ड एज द एक्चुअल रिटर्न। समझ में आई बात? एक इलस्ट्रेशन देखते हैं। फेयर वैल्यू ऑफ प्लान असेट 1/4/2019 को, दिस इज योर ओपनिंग बैलेंस। 30/9/2019 को प्लान ने पे किए बेनिफिट्स 25,000 के और कंट्रीब्यूशन आया उस पर कितना 55,000 का। 31 मार्च 2020 को फेयर वैल्यू जो है प्लान असेट की वो कितनी है 3 लाख रुपए, ठीक है। 1/4/2019 को कंपनी मेड द फॉलोइंग एस्टिमेट, ये अभी आपके लिए रेलिवेंट नहीं है, आपको सिर्फ इन 3-4 इन्फॉर्मेशन को देखना है, ओपनिंग बैलेंस, बेनिफिट, कंट्रीब्यूशन और फेयर वैल्यू क्लोजिंग डेट को क्या है। तो देखिए बड़ा ही सिंपल, ओपनिंग वैल्यू है 2 लाख, कंट्रीब्यूशन, बेनिफिट्स पेड, तो फेयर वैल्यू इफ देयर इज नो चेंज 230, बट उसकी एक्चुअल मार्केट वैल्यू 31 मार्च 2020 को कितनी है 3 लाख रुपए, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है दैट विल बी कॉल्ड एज द एक्चुअल रिटर्न। बहुत ही सिंपल है एकदम, इसमें कुछ टेक्निकल नहीं है। अब आता है एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होता है, जो कि बेस्ड होते हैं मार्केट एक्सपेक्टेशन पे। देखिए जब फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है, सपोज आपका फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ 2018-19 का, तो 1 अप्रैल 2018 को जो भी आपके पास फंड हैं, प्लान असेट हैं, आप उस पर कुछ रिटर्न एक्सपेक्ट करते हो ऑन द बेसिस ऑफ इंटरेस्ट रेट या डिविडेंड या कोई भी अदर रेवेन्यू लेस एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट एंड टैक्सेस। कोई भी अगर उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट या टैक्स है तो उसमें से लेस कर दी जाती है। सपोज आपने डिबेंचर्स में इन्वेस्ट कर रखा है जिसपे 10% का इंटरेस्ट मिलता है, तो जो भी आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है उस पर 10% आप
उम्मीद करोगे कि वो तो आपको मिलेगा ही, लेस अगर आपकी कोई किसी भी प्रकार की कोई कॉस्ट या टैक्सेस है तो दिस इज व्हाट कॉल्ड एज एक्सपेक्टेड रिटर्न। और जनरली जो यील्ड होती है गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे, उसको ही मान लिया जाता है रिटर्न प्लान ऑन असेट, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन प्लान असेट। जैसे कि इसी को एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं कि 1/4/2019 को कंपनी मेड द फॉलोइंग एस्टीमेट। देखिए ये एस्टीमेट जो है एट द बिगिनिंग ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड होने चाहिए, बात ध्यान रखिएगा। ये एस्टीमेट्स हो सकता है आपको 2 डेट के दे दे, ओपनिंग और क्लोजिंग, तो आपको याद रखना है कि आपको ये बिगिनिंग में ही करने होते हैं। इंड AS 19 क्लियरली स्पेसिफाइज कि आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है इन द बिगिनिंग ही लेने हैं। तो इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड इनकम एक्सपेक्टेड है 10.25% कंपाउंडेड हाफ ईयरली। रियलाइज्ड गेन ऑन प्लान एसेट 3% कि गेन होगा, मतलब उसकी मार्केट वैल्यू लगभग इतनी बढ़ जाएगी। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट आएगी उसकी 3%। देखिए रियलाइज्ड गेन ऑन प्लान एसेट 3% और एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट 3% आई, तो ये तो आपस में अगर आप देखें नेट रिटर्न जो है वो 10.25% का ही रहेगा, जो आपने यहाँ देखा था कि लेस एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट एंड टैक्सेस। कंप्यूट द एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल रिटर्न, तो ये तो आप निकाल चुके हैं। अब एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकलेंगे देखिए, बहुत सिंपल भाई। ओपनिंग वैल्यू थी 2 लाख रुपए, यस और नो, इस पे तो आपको पूरे साल का 10.25% के हिसाब से रिटर्न मिलेगा, तो दिस कम्स आउट टू बी 20,500। लेकिन अगर आप देखें तो 30/9/2019 को आपने 55,000 का कंट्रीब्यूशन किया और 25,000 उसमें से पे भी कर दिए, तो आपने नेट एडिशन किया 30,000 का और उस पे 5% के हिसाब से 1,500 का जो रिटर्न है मिलेगा। अब देखो यहाँ पर ना आप ये गलती मत करके आ जाना कि 10.25% को डिवाइड बाय 2 कर दिया, नहीं, यहाँ पर आप देखिए उसने लिखा हुआ है बकायदा कि इट्स कंपाउंडिंग हाफ ईयरली। कंपाउंडिंग हाफ ईयरली ये जो है, तो देखिए एक बार आप करके देख लीजिए 5.125 आता है, लेकिन इससे सिर्फ एक रफ एस्टीमेट लेना है कि ये नियर अबाउट 5% ही होगा। एग्जाम्पल के तौर पे भी 100 रुपये आपने इन्वेस्ट किए, ठीक है, तो फर्स्ट 6 मंथ्स का जो इंटरेस्ट है वो आपको मिलेगा, कितना मिलेगा, 5 रुपये। तो कितना हो गया ये 105 रुपये भाई। 10.25 तो पूरे साल का है और डिवाइड बाय 2 किया 5.125% आ रहा है। मैं उसे राउंड ऑफ करके एक बार 5% ले रहा हूँ। क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि कंपाउंडिंग हाफ ईयरली। कंपाउंडिंग हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है कि हर 6 महीने पे आपका इंटरेस्ट कंप्यूट होगा। अब आपने 100 रुपये इन्वेस्ट किए तो पहले 6 महीने का इंटरेस्ट आपका बना 100 का 5%। फिर नेक्स्ट 6 मंथ्स का आपका इंटरेस्ट कंप्यूट होगा, ठीक है। तो देखते हैं 105 का 6% आप देखेंगे 1056% कितना आता है, 105 का 5% 5.25, तो दिस कम्स आउट टू बी 110.25। तो आप देखिए आफ्टर 1 ईयर वो 110.25 ही हो रहा है। तो उसने आपको जो रिटर्न दिया है ना 10.25%, ये 10.25% जो दिया ये पूरे साल का दिया है कि 100 से साल के एंड में 110.25 हो रहा है, लेकिन एक्चुअल रिटर्न आपका 5% कंपाउंडेड हाफ ईयरली। थोड़ा उसने आपका मैथमेटिक्स यहाँ पे चेक कर लिया, ठीक है, कि कितना आपने क्लाइंट को सही से उसके इंटरेस्ट रेट चेक किए हैं, उसने यहाँ पे आपका चेक कर लिया ये 1500। तो उस हिसाब से आपका जो एक्सपेक्टेड रिटर्न हुआ 31 मार्च को वो था कितना, 22,000 रुपये। समझ में आई बात? सिंस द रेट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली फॉर 6 मंथ्स इट विल बी व्हाट 5%। गॉट इट? और तो ये था आपका एक्चुअल रिटर्न और ये था आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न। अब होता क्या, ध्यान से देखिए, डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड एक्चुअल रिटर्न। जैसे एक्चुअल रिटर्न आपका आया कितना 70 और एक्सपेक्टेड रिटर्न आया 22, तो इसके बीच का जो डिफरेंस है दैट विल बी कंसिडर्ड एज एक्चुअल गेन और लॉसेस। क्योंकि यहाँ पे आपका एक्चुअल रिटर्न ज़्यादा है एक्सपेक्टेड से, तो आपको एक्चुअल गेन हुआ है जो कि आप इमीडिएटली अपनी बुक्स में रिकॉग्नाइज करते हैं एज अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। इसको आप डेफर नहीं कर सकते, आपको उसी रिपोर्टिंग पीरियड के अंदर उसको रिकॉग्नाइज करना होता है। बात ध्यान रखिएगा, इट कैन नॉट बी डेफर्ड एट ऑल। इस पे आपसे केस स्टडी पूछी जा सकती है और पूछी गई भी है कि मैनेजमेंट इज ऑफ द ओपिनियन कि इसको डेफर किया जाए, तो ये डेफर नहीं हो सकता, इसको आपको इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करना होता है। समझ में आ गई बात? श्योर। अब इसके बाद क्या है कि ये जो डिटेल एक्चुअल रियल वैल्यूएशंस हैं, ये जो आप डिटेल में पूरी एक्चुअल वैल्यूएशंस करते हैं प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए ऑफ डिफाइंड ऑब्लिगेशन, ये कम से कम
3 साल में एक बार करनी होती है, अनलेस देयर आर नो मटेरियल ट्रांजैक्शन और अदर मटेरियल चेंजेस इन द सर्कमस्टांसेस। ये नहीं कि हर साल एक्चुअरियल को आपको पेमेंट करनी है। जो आप ये प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं डिफाइंड ऑब्लिगेशन की, यहाँ पर सारी चीज़ें एस्टिमेट करके स्टेप 2 के अंदर आपने देखा, तो ये आपको जो है वंस इन 3 ईयर्स करना होता है। हाँ, अगर मटेरियल ट्रांजैक्शंस हुई हैं तो उस केस के अंदर आपको हर ईयर निकालना पड़ सकता है, बट एल्स अदरवाइज इट इज़ वंस इन 3 ईयर्स। तो थ्योरी क्वेश्चन है, हो सकता है कोई एक आध नंबर का पॉइंट बीच में इंसर्ट करके पूछ लिया जाए, वैसे इतना कोई ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है। तो एक बार आपके स्टेप 3 और स्टेप 4 जो है करिए, इसके बाद हम बात करेंगे स्टेप 5 एंड 6 की। चलिए बात करते हैं स्टेप 5 की, दैट इज द पास्ट सर्विस कॉस्ट। देखिए, पास्ट सर्विस कॉस्ट के बारे में हमने पहले भी डिस्कशन किया था जब हम बात कर रहे थे किसकी, डिफाइंड बेनिफिट प्लान की। अगर आपको याद हो तो हमने देखिए ये डिस्कस किया था। Current such benefits are computed by actuary on estimate basis depend on current service cost and past service cost. Past service cost के अंदर हमने देखा था it is the change in cost of employee benefit due to change in existing plan of entity. Entity के प्लान में कोई चेंज आया, इस वजह से अगर सर्विस कॉस्ट रिवाइज होती है तो हम उसको बोलते हैं इट्स अ पास्ट सर्विस कॉस्ट। जैसे हमने ये देखा था कि पेंशन फंड में ऑर्गेनाइजेशन ने डिसीजन लिया कि हम 2% कंट्रीब्यूट करेंगे इंस्टेड ऑफ 1% फ्रॉम लास्ट रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट ऑफ 2 ईयर्स। तो ये एक जो है पास्ट सर्विस कॉस्ट का एग्जांपल है। हाँ, एक्चुअली क्या एजम्पशंस लेता है कि फ्यूचर सैलरी क्या हो सकती है, ठीक है, फ्यूचर टाइम वो कितना सर्व करेगा ऑर्गेनाइजेशन को, मतलब पीरियड ऑफ सर्विस एक एम्प्लॉय का क्या होगा, ये सब काम जो है एक्चुअली के होते हैं जो कि करंट सर्विस कॉस्ट के पार्ट होते हैं। लेकिन एंटिटी ने ही कोई प्लान चेंज कर दिया क्योंकि उसके प्रॉफिट्स अच्छे आ रहे थे या लॉसेस हो रहे थे, तो उसमें एक्चुअली की कोई गलती नहीं है, उसमें एक्चुअली वैल्यूएशन कोई गलत नहीं है। समझ में आई बात? तो पास्ट सर्विस कॉस्ट की जब आप बात करते हैं तो याद रखिएगा इट इज ड्यू टू द चेंज इन प्लान ऑफ द एंटिटी, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ एक्चुअल वैल्यूएशन। Change in entity's obligation due to change in defined benefit plan. In simple word, it is change in cost of employee benefit due to change in existing plan, not due to actuarial valuation. For example, increase in obligation due to differences in actually and previously assumed salary is not an element of past service cost. भाई एक्चुअली ने सैलरीज एज्यूम की थी, पहले कुछ करिए अब कुछ करिए, तो वो पास्ट सर्विस कॉस्ट का पार्ट नहीं है, वो एक्चुअली की गलती है। सो रादर इट इज अ पार्ट ऑफ एक्चुअल वैल्यूएशन। समझ में आई बात? पास्ट सर्विस कॉस्ट जो है उसको आप रिकॉग्नाइज करते हैं एज एन एक्सपेंस। कब? एट द अर्लियर व्हेन द प्लान अमेंडमेंट होती है या व्हेन द एंटिटी रिकॉग्नाइजेस रिलेटेड रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट इन डेज 37 के अंदर। मतलब आपको पास्ट सर्विस कॉस्ट को कब एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है? जब प्लान अमेंडमेंट होगी या जब एंटिटी जो है इस अपनी रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट जो भी इन डेज 37 के हिसाब से बनती है, जिस पे हम लेटर ऑन डिस्कशन करेंगे, जो भी दोनों में से अर्लियर होगा उस समय वो अपनी पास्ट सर्विस कॉस्ट को एज एन एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करेंगे। ठीक है, अब ये तो था स्टेप 5। अब हम आते हैं स्टेप 6 पे, दैट इज द कर्टेलमेंट और सेटलमेंट ऑफ प्लान। कर्टेलमेंट का मतलब क्या होता है? मींस डाउनसाइजिंग और रिट्रेंचमेंट ऑफ प्लान। मतलब प्लान को आप रिड्यूस कर रहे हो उसका साइज, क्योंकि इकोनॉमिक अफेयर्स ऑर्गेनाइजेशन के सही नहीं चल रहे या डिसकंटिन्यूएंस ऑफ ऑपरेशन हो गया, टर्मिनेशन ऑफ प्लान हो गया, तो दिस इज व्हाट कॉल्ड एज कर्टेलमेंट। सेटलमेंट ऑफ प्लान्स मींस दैट एंटिटीज एलिमिनेटिंग फ्यूचर ऑब्लिगेशन एंड क्लियरिंग द एंटायर लायबिलिटी। वो फ्यूचर ऑब्लिगेशंस को खत्म करके एम्प्लॉयज के साथ नेगोशिएट करके अपनी फ्यूचर की लायबिलिटी सारी की सारी खत्म कर रहे हैं। अब कर्टेलमेंट या सेटलमेंट होता है, देखिए तो पहले दोनों में डिफरेंस क्या है? कर्टेलमेंट के अंदर क्या है कि आप सेटलमेंट नहीं कर रहे हो, सिर्फ आप उसको रिड्यूस कर रहे हो। ठीक है, सेटलमेंट की जब वर्ड यूज होगा इसका मतलब आपने लायबिलिटी सेटल कर दी, दैट इज पे ऑफ कर दी। Any gain or loss due to curtailment or settlement should be immediately recognized in statement of profit or loss. उसको आपको immediately profit and loss में जो है recognize करना है। Benefit under defined benefit obligation is remeasured using the current actuarial assumptions and compared with settlement values to find the gain or loss. जो भी defined benefit obligations थे उसको remeasure किया जाएगा actuarial के द्वारा, और जो भी वैल्यू आएगी उसको आप सेटलमेंट वैल्यूज क्या हो सकते हैं उससे कंपेयर करेंगे, और जो डिफरेंस है वो गेन और लॉस होगा।
इस पे एक इलस्ट्रेशन करते हैं ताकि आपको ये पूरा समझ में एग्जैक्टली है क्या। एन एंटिटी डिसाइडेड टू curtail the plan and defined benefit obligation on the date of curtailment is remeasured with net present value of 900 lakh and the plan has net assets with a fair value of 820 lakh। ओके, जो डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन है वो रीमेजर हुई 900 लाख पे और उस दिन आपके पास प्लान असेट है 820 लाख के। वैल्यू ऑफ डिफाइंड बेनिफिट ऑब्लिगेशन इमीडिएटली बिफोर द कंटेलमेंट जो थी वो 1000 लाख थी। ठीक है, फाइंड आउट द ऑब्लिगेशन आफ्टर कंटेलमेंट एंड कंटेलमेंट गेन और लॉस। बड़े आराम से, बिफोर कंटेलमेंट क्या सिचुएशन थी कि आपकी ऑब्लिगेशन इतने की थी, प्लान असेट आपके इतने के थे, आप नेट लायबिलिटी 180 की रिकॉग्नाइज कर रहे थे। ये तो आपको समझ में आता है, आई थिंक इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कर्टेलमेंट के बाद हुआ क्या कि आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू ऑब्लिगेशन है वो 900 लाख ही रह गई। यस और नो? तो आपने उसे रीमेजर किया आफ्टर कंटेलमेंट, आपका रीमेजरमेंट हुआ और रीमेजरमेंट के बाद वो कितना रह गया, 900 लाख ही रह गया नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑब्लिगेशन जो कि 1000 था। तो ये जो डिफरेंस है ये आपके लिए कंटेनमेंट गेन है। क्यों? क्योंकि पहले आपकी लायबिलिटी 1000 की थी विच गेट्स रिड्यूस्ड, ये रिड्यूस हुई है ना भाई, reduced to 900। yes or no? So difference is what? It's a curtailment gain, but fair value of plan asset is same, that is 820. So net liability you have to recognize in the balance sheet is what? 80. So as per Ind AS 19, any gain or loss due to curtailment or settlement should be immediately recognized in statement of profit or loss. Also benefit under defined benefit obligation is remeasured during the current actuarial assumption and compared with settlement values to find gain or loss। इसी तरीके से आपको जो है आंसर एग्जाम में दे के आना है। एग्जामिनेशन क्वेश्चन है ये जो आपके सामने है। तो आप देखिए इसी के साथ कि आपका 6 के 6 स्टेप्स जो हैं वो कंप्लीट होते हैं। जो आपने देखा था कि डिफाइंड बेनिफिट प्लान में आपके 6 स्टेप्स हैं। देखिए, एम्प्लॉय बेनिफिट निकाला आपने, उसको डिस्काउंट किया, फेयर वैल्यू ऑफ प्लान असेट निकाला। फेयर वैल्यू इसलिए निकाला क्योंकि यहाँ पर जो आपकी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑब्लिगेशन आई है उसको आप सेट ऑफ करते हैं प्लान असेट से और नेट लायबिलिटी जो है बैलेंस शीट में शो करते हैं। और अगर प्लान असेट में इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो असेट साइड सेपरेटली और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑब्लिगेशन को सेपरेटली। ठीक है, फिर एक्चुअल रिटर्न और एक्सपेक्टेड रिटर्न के बीच में जो डिफरेंस होता है दैट इज कॉल्ड एज एक्चुअल गेन और उसे आप अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम की तरह दिखाते हैं। उसके बाद अगर पास सर्विस कॉस्ट में कोई चेंज हुआ है तो वो आप उसे कंप्यूट करते हैं और उसको आप रिकॉग्नाइज करते हैं। कब रिकॉग्नाइज करते हैं? जब प्लान का अमेंडमेंट हुआ या जब आपने रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट एज पर इंड AS 37 जो है रिकॉग्नाइज करी, विच एवर इज अर्लियर। बट ये जरूरी हर क्वेश्चन में होगा, ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं है। फिर अगर सेटलमेंट या कर्टेलमेंट हुआ है तो जो भी रिजल्टेंट गेन और लॉस है उसको आप इमीडिएटली SOPL में रिकॉग्नाइज करते हैं। लेकिन ये भी हर क्वेश्चन में होगा, जरूरी नहीं है। तो जनरली या तो क्वेश्चन इन चारों के ऊपर मिलाकर जनरल एग्जामिनेशन क्वेश्चन जो आता है आप देखेंगे फर्स्ट 3 स्टेप्स पे आएगा या इस पे आएगा या इसके ऊपर आएगा। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि 6 के 6 स्टेप्स के साथ कंबाइंड क्वेश्चन दें आपको। जनरली वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पे रहते हैं या फोर्थ, फिफ्थ पे मिला के डाल दें या फिफ्थ, सिक्स्थ पे, कुछ इस तरीके का क्वेश्चन एग्जाम में आता है। तो यहाँ तक जो है आप एक बार बहुत अच्छे से सारा का सारा पार्ट जो है अपना कंप्लीट कर लीजिए एंड अच्छे से रिवाइज कर लीजिए स्टेप 6 तक, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत आगे ना आए। चलिए बात करते हैं टाइप ऑफ प्लान टू डिस्चार्ज पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। देखिए, आपने देखा अभी अकाउंटिंग का पार्ट जिसमें हमने देखा डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान या डिफाइंड बेनिफिट प्लान। अब पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स को डिस्चार्ज करने के लिए एंटिटी या तो मल्टी एम्प्लॉयर प्लान लेती है, स्टेट प्लान या इंश्योर्ड प्लान। मल्टी एम्प्लॉयर प्लान जो है वो या तो डिफाइंड कंट्रीब्यूशन फॉर्म में होगा या डिफाइंड बेनिफिट की फॉर्म में होगा। स्टेट प्लान जो है वो जनरली डिफाइंड कंट्रीब्यूशन की फॉर्म में ही होते हैं। इंश्योर्ड बेनिफिट्स भी जनरली डिफाइंड कंट्रीब्यूशन की फॉर्म में होते हैं, लेकिन ये डिफाइंड बेनिफिट भी हो सकते हैं। अब मल्टी एम्प्लॉयर प्लान के अंदर क्या होता है, नाम से ही पता लगता है मल्टी एम्प्लॉयर प्लान कि बहुत सारे एम्प्लॉयर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं एक कॉमन ट्रस्ट के अंदर। उस ट्रस्ट के अंदर जो बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज हैं उस पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हैं और इन्वेस्ट करके वो इस एंटिटी के जो एम्प्लॉयज हैं उनके पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट को डिस्चार्ज करेंगे। मे बी डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन प्लान और डिफाइंड बेनिफिट प्लान टू और मोर अनरिलेटेड एंटिटीज, रिलेटेड पार्टीज नहीं होनी चाहिए, कॉन्ट्रीब्यूट इन द प्लान टू प्रोवाइड बेनिफिट्स टू एम्प्लॉयज ऑफ रिस्पेक्टिव एंटिटीज। Such contribution is made by forming the trust and administrative by board of trustees. Contribution is invested in
assets जिसको आप क्या बोलते हैं plan assets like fixed asset government bonds and such assets are not earmarked for any specific employer. ऐसा नहीं कि वो earmarked है, वो एक पूरा pool of fund बन गया है और उसको इन्वेस्ट किया जाएगा. ऐसा नहीं है कि 1 करोड़ पे आए, इसमें से जी 15 लाख इनके हैं तो वो 15 लाख यहाँ इन्वेस्ट कर दो, ऐसा नहीं है. वो ईयर मार्क्ड नहीं होते हैं. मतलब ईयर मार्क्ड आप समझते हैं कि किसी के लिए फिक्स नहीं किए जाते. इट मीन्स इट इज अवेलेबल टू पे बेनिफिट्स टू ऑल द एम्प्लॉयज रिगार्डलेस ऑफ देयर एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन. ठीक है, एम्प्लॉयर के कॉन्ट्रीब्यूशन से ये डिपेंड नहीं करेगा. बस ये है कि देखो ट्रस्ट ने क्या किया, एक रफ एस्टिमेट पोर्टफोलियो बना दिया कि आपके अपने इतने एम्प्लॉयज हैं, इनको इतना एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट देने हैं तो आप इतना कॉन्ट्रीब्यूशन करते रहिए, बस दैट्स इट. और वो एम्प्लॉयर जो है इतना कंट्रीब्यूशन करता रहेगा. उसके बाद ये ट्रस्ट की ड्यूटी है कि कैसे अपने वो जो उस एंटिटी के एम्प्लॉयज हैं उनकी लायबिलिटी को डिस्चार्ज किया जाए. अकाउंटिंग. इफ सफिशिएंट इंफॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल टू यूज डिफाइंड बेनिफिट अकाउंटिंग फॉर मल्टी एम्प्लॉयर प्लान, देन एंटिटी शुड अकाउंट फॉर द प्लान एज डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन प्लान. देखिए जनरली डिफाइंड बेनिफिट प्लान की तरह मल्टी एम्प्लॉयर प्लान वर्क करते हैं, लेकिन अगर सफिशिएंट इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है कि हम उसे डिफाइंड बेनिफिट अकाउंटिंग की तरह ले सकें, क्योंकि डिफाइंड बेनिफिट अकाउंटिंग के लिए ये प्रूव करना होता है कि जो एंटिटी है वो एग्रीड बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगी और इनकेस कोई भी एक्चुअल रिस्क, इन्वेस्टमेंट रिस्क होता है तो वो एंटिटी का होगा. तो अगर डिफाइंड बेनिफिट अकाउंटिंग की तरह आप उसे नहीं लगा सकते क्योंकि उतनी सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान की तरह उसे दिखाना होता है. मीनिंग देयर बाय फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि वो डिफाइंड बेनिफिट प्लान की तरह ट्रीट होगा. इफ सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल, देन ओनली इट विल बी शोन एज अ डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान विद द डिस्क्लोजर ऑफ द फैक्ट दैट and the reason why sufficient information is not available. Means for multi-employer plan, the first priority of accounting will be defined benefit accounting. Got it? या defined benefit plan. अब स्टेट प्लान्स क्या होते हैं, जैसे प्रोविडेंट फंड का जो प्लान है दैट इज अ पार्ट ऑफ स्टेट प्लान एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ टू कवर ऑल एंटिटीज और एंटिटीज ऑफ ए स्पेसिफिक इंडस्ट्री. एग्जांपल प्रोविडेंट फंड एडमिनिस्ट्रेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मे बी अकाउंटेड एज डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान और डिफाइंड बेनिफिट प्लान, बट जनरली ये डिफाइंड कंट्रीब्यूशन प्लान ही होता है, as the entity has the only obligation to pay fixed contribution and has no obligation to pay those future benefits. Provident fund set up by establishment which guarantees a specified rate of return is classified as defined benefit plan. ये क्या है? देखिए सेक्शन 17 ऑफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट 1952 अलाउ करता है कुछ स्पेसिफिक एंटिटीज को, ऑर्गेनाइजेशन को, कि वो बाय वे ऑफ ट्रस्ट एक अपना सेपरेट ट्रस्ट बना सकते हैं और इंस्टीड कि वो प्रोविडेंट फंड के अंदर कंट्रीब्यूशन करें, वो ट्रस्ट के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन दें और उस पैसे को इन्वेस्ट करें और इन्वेस्ट करके जो भी पीएफ के बेनिफिट्स हैं अपने एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करें. लेकिन उस ट्रस्ट के अंदर कंट्रीब्यूशन करके, उस पैसे को इन्वेस्ट करके जो भी बेनिफिट्स एम्प्लॉयज को दिए जा रहे हैं वो पीएफ एक्ट के अंदर जो ऑलरेडी बेनिफिट मिलते हैं अंडर सेक्शन 6 उससे कम नहीं होने चाहिए. मतलब सपोज प्रोविडेंट फंड के हिसाब से सेक्शन 6 के हिसाब से कम 10 या 11% का रिटर्न एम्प्लॉयज को मिलता है सपोज. तो आप जो अपनी ट्रस्ट बना के उसमें कंट्रीब्यूशन और इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो कम से कम it should provide minimum of that much of return which the act is promising to the employees. So if the act is promising minimum of 11%, so आपको भी कम से कम 11% जो है देना पड़ेगा. अब सपोज आपने ट्रस्ट बना के इन्वेस्ट किया, आपका रिटर्न 8% ही आया, 3% जो है वो एंटिटी को देना पड़ेगा. तो उस केस के अंदर ये डिफाइंड बेनिफिट प्लान की तरह काम करेगा. क्यों? क्योंकि आपको एग्रीड बेनिफिट प्रोवाइड करने पड़ते हैं. अगर सेक्शन 17 ऑफ एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट के हिसाब से आप अपनी ट्रस्ट बना के इन्वेस्टमेंट खुद कर रहे हो रादर देन आप गवर्नमेंट को इन्वेस्टमेंट देने के. ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट और इस पे केस स्टडी आपसे ईदर इन द ऑडिट और इन द एफआर आपसे किसी भी फॉर्म में जो है वो पूछी जा सकती है. ठीक है, गॉट इट. इसके बाद है इंश्योरेंस बेनिफिट. इंश्योरेंस पॉलिसी इज टेकन बाय द एंटिटी टू डिस्चार्ज द पोस्ट एम्प्लॉयमेंट. इफ द इंश्योरर हैज द सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो कंट्रीब्यूशन प्लान है. हाउएवर इफ एंटिटी हैज द ऑब्लिगेशन टू कंट्रीब्यूट एडिशनल अमाउंट फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट when they fall due, such plan shall be treated as defined benefit plan.
तो ये थे आपके टाइप ऑफ प्लान जो पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट को डिस्चार्ज करने के लिए लिए जाते हैं। अब अगर आप सबसे पहली स्लाइड में आए जहां हमने पोस्ट एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट शुरू किया था कि कितने तरह के होते हैं, ये 3 प्लान्स के थ्रू प्रोवाइड किए जाते हैं और उसकी अकाउंटिंग किस तरीके से होगी, यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट आपका कंक्लूड होता है। इसको यहाँ तक अच्छे से रिवाइज कर लीजिए क्योंकि 95% ऑफ दिस इन AS हैज बीन कंप्लीटेड नाउ। अदर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयज बेनिफिट, तो देखिए क्या है, जो शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट होते हैं विद इन 12 मंथ्स आपको सेटल करने होते हैं। अगर आप विद इन 12 मंथ सेटल नहीं कर पा रहे हैं तो उसे आप अदर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट कह देते हैं। इसके और एग्जांपल्स भी हो सकते हैं, लाइक लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी बेनिफिट आप अपने एम्प्लॉयज को प्रोवाइड करते हो कि मेडिकल कॉस्ट आर बोर्न बाय द एंटिटी इन केस ऑफ डिसेबिलिटी। किसी एम्प्लॉय की डिसेबिलिटी हो जाएगी तो उसकी मेडिकल कॉस्ट जो है एंटिटी बियर करेगी, या एम्प्लॉय 20 साल या उससे ज़्यादा काम करता है उसे डायमंड रिंग फॉरेन ट्रिप मिलेगा। तो दीज ऑल आर अदर लॉन्ग टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स। अकाउंटिंग एकदम सेम है जो पोस्ट एम्प्लॉयमेंट डिफाइंड बेनिफिट प्लान में होती है, सिर्फ एक डिफरेंस है, स्टेप 4 नहीं करना, मतलब एक्चुअल लॉस और गेन आपको नहीं निकालना होता यहाँ पर, और क्योंकि आप वहाँ पे एक्चुअल लॉस गेन निकाल के उसे अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम दिखाते थे OCI, वो यहाँ पर आपको नहीं करना होता। रेस्ट जो है एब्सोल्युटली एकदम सेम है। चलिए बात करते हैं लास्ट पार्ट की इंड AS 19 के, दैट इज द टर्मिनेशन बेनिफिट्स। टर्मिनेशन बेनिफिट्स कब पेबल होते हैं? जब एंटिटी डिसाइड करती है कि वो अपने एम्प्लॉयज को टर्मिनेट करेगी बिफोर द नॉर्मल रिटायरमेंट डेट, या एम्प्लॉय खुद वॉलंटरी रिटायरमेंट लेते हैं इन एक्सचेंज ऑफ बेनिफिट्स, तो टर्मिनेट बेनिफिट्स जो है पिक्चर में आते हैं। अब आपको अपनी लायबिलिटी और एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करना होता है फॉर टर्मिनेशन ऑफ बेनिफिट्स एट द अर्लियर ऑफ फॉलोइंग डेट्स when entity has no longer withdraw the offer of those benefits। मतलब एंटिटी ने जो प्लान दिया है अब उसे वो विड्रॉ नहीं कर सकती, वो एक एग्रीमेंट में एम्प्लॉयज के साथ एंटर कर चुकी है कि नो लॉन्गर विड्रॉ द ऑफर तब, या एंटिटी ने रिकॉग्नाइज कर लिए कॉस्ट ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग दैट इज विद इन द स्कोप ऑफ इंड AS 37 एंड इन्वॉल्व्स पेमेंट ऑफ टर्मिनेशन बेनिफिट्स। देखिए रीस्ट्रक्चरिंग होता है कि कई बार क्या होता है कि बेसिकली बिकॉज ऑफ लॉ कुछ लीगल जजमेंट आ गई कि आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन को शिफ्ट करना है। फॉर एग्जांपल आप एक अभी दिल्ली में ऑपरेट कर रहे हैं बट वो अब इंडस्ट्रियल एरिया नहीं रहा, वहाँ से आपको शिफ्ट करके हिमाचल में, जम्मू में या केरला के अंदर कहीं पे प्लांट लगाना पड़ेगा क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, या बायोडाइवर्सिटी के लिए आपकी जो सेटअप है वो सही नहीं है, तो आपको वहाँ पर एक प्रोविजन बनाना पड़ता है रीस्ट्रक्चरिंग कॉस्ट का। समझ में आई बात? तो जनरली रीस्ट्रक्चरिंग जो है वो किसी लीगल जजमेंट की वजह से ही होती है जनरली। तो बेसिकली अगर आपने कोई रिकॉग्नाइज किया है कॉस्ट ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग एंड इन्वॉल्व्स पेमेंट ऑफ टर्मिनेशन बेनिफिट उस समय, या आपने कोई ऐसा ऑफर दे दिया जिसको आप अब विड्रॉ नहीं कर सकते, तो दोनों में से जो भी अर्लियर है उस पे आप अपनी लायबिलिटी और एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करेंगे। ठीक है, इन दोनों को ही देखना है आपको। However, when entity recognizes termination benefits, the entity may also have to account for a planned amendment or curtailment of other employee benefit। अब ये क्या है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। टोटल टर्मिनेशन बेनिफिट्स थे 20,000 के 31 मार्च 2019 का, आउट ऑफ 6,000 पेबल इमीडिएटली एंड बैलेंस पेबल आफ्टर 24 मंथ्स फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट। एज्यूम यील्ड ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स 10%। इन दिस, अब देखिए आपको जो है 6,000 इमीडिएटली पे करना है, दैट विल बी रिकॉग्नाइज्ड इन एक्सपेंस। बैलेंस कितने बचा? 14,000। तो 14,000 जो है वो 24 मंथ्स के बाद पेबल है। तो एकदम जैसे आप कभी डिफाइंड बेनिफिट प्लान में क्या एकदम सिमिलर है, कुछ इसमें नहीं है। स्टेप 2 करना है, आप 10% के हिसाब से पहले उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे। ठीक है, तो दिस कम्स आउट टू बी 11564। देखिए यहाँ पर सपोज टर्मिनेशन बेनिफिट प्लान आपने दिया, कुछ अमाउंट तो आपको ऑन द स्पॉट देना है और कुछ देना है आफ्टर 2 years। तो आपने 2 years बाद जो देना है 14,000 देना है, तो आप उसको डिस्काउंट करके इस वैल्यू पे आज लेकर आएंगे। ठीक है, तो 11564 और पेबल है टू बैंक अकाउंट 6, तो एम्प्लॉय बेनिफिट के नाम पे आपने 31 मार्च 2019 को ये रिकॉर्ड कर लिया। जो आपने 11564 अपनी लायबिलिटी दिखाई अगले साल, उस पर इंटरेस्ट 10% से, इंटरेस्ट कॉस्ट टू पेबल टू एम्प्लॉइज एकदम सेम है। देखिए कुछ भी नया नहीं है। फिर इसके बाद 11564 आपने ऑलरेडी बना लिया था, 1156 आपका इंटरेस्ट की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो टोटल अमाउंट जो क्लोजिंग बैलेंस हो जाता है दैट इज 12720। ठीक है,
31 मार्च 2021। अब आपको पूरे 14,000 सेटल कर दें तो आप कंप्यूट ना करें इंटरेस्ट, रादर देन डिफरेंस ले लें विच इज़ 1280। तो इंटरेस्ट टू पेबल टू एम्प्लॉइज 1280, दिस इज जो आपको क्लोजिंग बैलेंस चाहिए, और दिस इज ओपनिंग बैलेंस जो आपका ऑलरेडी है, दिस प्लस दिस 11720। तो ये 1280 आ गया। तो इस हिसाब से आप 14,000 जो है पे कर देंगे। तो बहुत ही सिंपल, कुछ भी इसमें नया नहीं है, सारा का सारा जो है एक ही चीज़ आपको समझनी है, डिफाइंड बेनिफिट प्लान के 6 स्टेप्स जो सबसे ज़्यादा रेलिवेंट है, जो आपने डिस्कस कर लिए। डिस्क्लोजर्स की बात करें तो अकाउंटिंग पॉलिसी क्या है आपकी, प्लान का डिस्क्रिप्शन, रिकंसिलेशन ओपनिंग से क्लोजिंग का, डिफाइंड बेनिफिट प्लान का कितना कंट्रीब्यूशन हुआ, क्या रिटर्न्स आए, कितने एक्सपेंस आपने P&L में रिकॉग्नाइज किए, एक्चुअल एजम्पशंस क्या है बैलेंस शीट डेट पे, एज्यूम्ड मेडिकल कॉस्ट ट्रेंड में कुछ चेंज हो सकता है 1% से ज़्यादा, या जो भी डिस्क्लोजर्स रिक्वायर्ड है रिलेटेड पार्टी के हिसाब से, या इंड AS 1 प्रेजेंटेशन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट के हिसाब से। तो ये था आपका पूरा का पूरा इंड AS 19, दैट इज द एम्प्लॉय बेनिफिट्स। इसके साथ ये आपका पूरा का पूरा कंक्लूड होता है। अब आप इसके अपने बुक के क्वेश्चन, RTPs के क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं। On 1st April 2001, the fair value of asset, so this is the fair value of asset of XYZ Limited of defined benefit plan, were valued at 20,40,000. So in simple words, it's a opening value of plan asset, and the present value of defined benefit obligation was 21,25,000. On 31st March 2002, the plan received contribution from XYZ Limited amounting to 4,25,000 and paid benefits of 2,55,000. Okay, plan has received the contribution of 4,25,000. So if the contribution of 4,25,000 has been received, this will increase the value of plan asset. And if the benefits of 2,55,000 have been paid, it means it will reduce your plan asset, because obviously this amount you will pay out of the plan asset, and secondly it will reduce the defined benefit obligation also, because you have paid this amount. Yes or no? The current service cost for the financial year ending is 5,10,000, so it will increase your obligation, defined benefit obligation. An interest cost of 5% is to be applied to the plan asset and obligation. So on plan asset opening value, you are going to receive interest of 5%, and on obligation again on 21,25,000 to be applied on plan asset and obligation. See, there may be a situation that for plan asset there is a different rate, and for different obligation there is a different rate. So accordingly we will make the calculation, but in this question both are same, so there is no issue. And secondly, the contributions and the benefits are paid out at the end of the year. Okay, both are settled at the end of the year, so interest will be computed on the opening balance in respect of both benefit plan as well as an obligation. So hopefully up to this point question is clear to you. The fair value of plan asset on 31st March is this, and the present value of defined benefit obligation is this. So this is basically what? This is the closing balance. Provide a reconciliation from opening balance to the closing balance for plan asset and defined benefit obligation. Okay. Also show how much amount should be recognized in statement of P&L and other comprehensive income. So in this we know that actuarial gains and losses are recognized in balance sheet. The net liability we know that this is the closing balance of liability, this is the closing balance of asset, so net amount will be shown. This is clear, this we need to compute. And what amount will be recognized in statement of P&L. So this 5,10,000, which is a current service cost, this will be recognized. The interest amount will be recognized by doing the net. Net means you will compute the interest on obligation as well as on asset, and the net amount will be shown in the statement of P&L. So let's see how. This is the opening balance of plan asset. This is the opening balance of defined benefit obligation. Hopefully it is clear to you. On plan asset, you will receive the interest at the rate of 5%, and this is the finance cost that we learn to compute in the step number 2. Current service cost will increase your liability. Contribution received 4,25,000. So this will 4,25,000 will increase your plan asset. We have seen this. The benefits paid 2,55,000. So we know that if we are paying benefits, this will reduce both plan asset as well as defined benefit obligation.
This is clear to you up to this point, sure. Now see, apart from this, you have the information that the closing balances are 23,80,000 and 2720. So see, if you will see, the fair value in the beginning was this, you earned the interest on this, you made the contribution, and out of this you paid out so much of benefits. So accordingly the value should be, what should be the value? It should be 23,12,000. If there is no change in any other factor, the value should be 23,12,000. But the closing balance is 23,80,000, meaning thereby this is the return or gain you have received during the year. This may be due to fluctuation in the market price, might be that you have invested in the debentures which are traded in the stock market, so this is maybe due to the fluctuation in the prices. So this is the 68,000 net gain. Same way, if you will see the defined benefit obligation, so according to the computation, 21,25,000 was the beginning amount. During the year, the interest finance cost is 1,06,250. After that, the present year liability is 5,10,000, and benefits paid how much? 2,55,000. So this comes out to be 24,86,250. The liability should be this, but the closing liability is 2720. So somewhat it represents your loss of 2,33,750. You are getting my point? Up to this point, I think there is no doubt to you. Now see, in the statement of P&L, the net interest cost of defined benefit and plan asset is recognized. 510. See, you can show both the amount, but ultimately see, if you will credit it, if you will debit it, the net amount will be 4250 itself, yes or no? And the presentation disclosure requirement itself says that you have to show the net interest on net defined benefit. Alternatively, if you will do like this, that on plan asset you will credit it because this is something that you have received and it says your finance cost, again it will be 4250, but as per the requirement of Ind AS 19 you have to show the net amount, so this will be 4250. Same way here, the actuarial loss will be cancelled out, loss of defined benefit obligation, this gain on this, so net amount of this will be recognized as other comprehensive income. Defined benefit remeasurement recognition, this will be recognized as other comprehensive income. Okay, and in the balance sheet net liability will be shown. So hopefully this question will help you a lot in understanding the entire concept of defined benefit obligation and plan asset under defined benefit plan. ABL Limited operates a defined retirement benefit plan on behalf of current and former employees. ABL Limited receives advice from actuaries regarding contribution levels and overall liabilities of the plan to pay benefits. On 1st April 2001, the actuaries advised that present value of the defined benefit obligation was 60,000, and on the same date, the fair value of the asset of the defined benefit plan was 52,000. So in very simple words, it's the opening balance of present value of defined benefit obligation and fair value of the plan asset. On April 1, 2001, the annual market rate on high quality corporate bonds was 5%. So basically it is nothing but the interest. During the year ended 31st March 2002, ABL Limited made contribution of 7,000 to the plan, and the plan paid out the benefits of 4,200 to retired members. So contribution will increase your plan asset, whereas if you have paid the benefit of rupees 4,200 to the employees, so it will reduce your plan asset as well as it will reduce your defined benefit obligation. This we have already discussed in the last question. Assume that both these payments were made on 31st March 2002. Okay, meaning thereby we have made the payment at the end of the year, so simply we can compute the interest for the full year on the opening balances. The actuaries advised the current service cost for the year ended was 6,200. Okay, so this will increase your defined benefit obligation only. On February February the rules of the plan were amended with retrospective effect. These amendments meant that present value of defined benefit obligation was increased by 1,500 from the date. See, we have already seen this, that if there is any change in the rules of the organization and because of that
defined benefit obligation increases, it is nothing but the past service cost. This we have already seen, and this increases your defined benefit obligation. During the year ended, this ABL Limited was in negotiation with the employee. See, up to this point, this is absolutely similar to the last question that we have discussed. Now, after that, there is another part. During the year ended, this ABL Limited was in negotiation with the employee representative regarding planned redundancies. Okay, the negotiations were completed shortly before the year end and redundancy packages were agreed. So they are about to lay off certain workers, and for that they are in discussion with the representatives. The impact of these redundancies was to reduce the present value of the defined benefit obligation by 8,000, and as a result of this, the defined benefit obligation DBO will decrease by 8,000. Before 31st March 2000, this ABL Limited made payment of 7,500 to the employees affected by the redundancies in compensation for the curtailment, meaning thereby you have settle out your liability of 8,000 in 7,500. So obviously liability will reduce by 8,000 because in the books it was of 8,000, but you have settled it at 7,500 only. So plan asset will reduce only by 7,500. Okay. These payments were made out of the assets of the retirement benefit plan. On 31st March 2002, actuaries advised the present value of the defined benefit obligation was 68,000, and on the same date, the fair value of the asset of defined plan asset were 56,000. So these are the closing balances that have been provided to us. So we can simply compute the actuarial gain and loss, and it is absolutely similar to the last question. These are the opening balances. Interest we will compute on plan asset. On 52,000 it is 5%, and here it is 60,000, 5%. Okay. Then current service cost we have of rupees 6,200 and past service cost of 1,500. Okay. Contributions received 7,000, which will increase the value of plan asset. Benefits were paid of 4,200, which will decrease the both plan asset as well as defined benefit obligation. Yes or no? Now after that, there is a curtailment and settlement in which rupees 8,000 liability gets reduced against the plan asset of rupees 7,500. So plan asset will reduce by 7,500 and this will reduce by 8,000. Okay, and the closing balances are given to you. So in plan asset it will lead to a return of 6,100, and here it will lead to actuarial loss of 9,500. Okay. So net actuarial loss that will be shown in the other comprehensive income will be the difference between this and this. This we have already seen in the last question. See, for the year ended this, the reimbursement loss will be 3,400 जो हमने working note में we have calculated. Okay. And rest of the things are absolutely same, that ABL will remote a net pension liability of this in the financial position. After that they will report this current service cost, past service cost, thereafter finance cost of this. Pension liability in the beginning is this. There is a gain on settlement of 500 which will be shown in the SOPL. So this is absolutely same that we have already discussed, and you can see that question may be lengthy, question लंबा लग सकता है, but actually it is very simple question and will help you in scoring the 100% marks provided your concepts are clear. तो concept clear है तो डरने वाली बात नहीं है. The main point is your concepts should be absolutely clear. चलिए एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. Now we have the another question that ABC Limited operates a defined benefit plan which provides to the employees covered under the plan a pension benefit which is equal to 0.75% final salary for each year for completed service. Okay. An employee needs to complete minimum of 5 years service for becoming eligible to the benefit. So it is like a vesting period that minimum you have to provide 5 years service to get this benefit. On 1st April 2015, the entity improves the pension benefit to 1%. Okay, from 0.75% it is made to 1% of final
salary. So it is like a past service cost, because we have seen if there is change in the rules of contribution on the part of entity, it will be a past service cost for each year of service, including prior items. The present value of the defined benefit obligation is therefore increased by 80 million. So the present value of DBO increased by 80 million because of past service cost. Given below is the composition of this amount. Employee with more than 5 years of service, this. Employees with less than 5 years of service, this. Meaning thereby, this past service cost of 80 million has been bifurcated into two aspects. 80 million को दो जगह बांटा है. One, there are certain employees who have already completed 5 years of service, and in respect of them the amount is 60 million. And the employees who have not yet completed 5 years service, the amount is 20 million. The employees in the second category have completed average 2.5 years of service. Okay. Hence, they need to complete another 2.5 years of service until vesting, meaning thereby they have just provided the service of 2.5 years. Okay. Comment on the treatment of 80 million of defined benefit obligation in the financial statement, both as per AS 15 and Ind AS 19. So we will talk about Ind AS only, and as per Ind AS 19, this 80 million need to be recognized immediately. If there is any past service cost, then it need to be recognized in the SOPL immediately without any condition. So as per Ind AS 19, this 80 million will be recognized immediately in the books of accounts. However, just for your reference, if you're talking about the treatment as per AS 15, the employees which have already completed the 5 years of service, in respect of them, the cost is 60 million. So as per AS 15, 60 million will be recognized immediately, and balance of 20 million will be deferred in 2.5 years till they will complete the service. But as per Ind AS 19, entire 80 million will be recognized immediately without any second thought. You're getting my point? See, a past service cost of 60 need to be recognized immediately as per AS 15. The remaining 20 million is recognized on a straight line basis over the vesting period. However, as per Ind AS 19, the entire past service cost of 80 million needs to be recognized and charged to profit or loss immediately. ABC Limited cannot defer any part of this cost. So we have to see, as per Ind AS 19, it's very clear that entire past service cost need to be recognized immediately.